शुरुआत में जो बात आई, हम लोग जो कर रहे हैं साइंटिस्ट और सोसाइटी के, साइंटिस्ट और सोसाइटी एक ग्रुप है जिसमें कई साइंटिस्ट, अकेडमिशियंस, स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। जो नेचुरल साइंसेस का जिस तरह से आज एकेडमिया में जैसे पढ़ाया जा रहा है या जैसे रिसर्च हो रही है, वो एक तरह से कहें तो वो पूरे समाज से उसका सरोकार जो है वो कट चुका है। लोग साइंस को, नेचुरल साइंसेस को जिस तरह से पढ़ रहे हैं, उसको जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, उसका एक पूरा पर्पस एकमात्र ये रह गया है कि बात भी ऐसे ही होती है, आईआईटीज़ में जाना है, एम्स में जाना है, मेडिकल करना है। तो साइंस का एक ज़्यादातर जो कहें कि एक वैल्यू जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, समाज में बातचीत होती है, वो इसीलिए होती है कि ये ज़्यादा हाईली पेड जॉब्स प्रोवाइड करेगा। और अपने आप में रिसर्च में जाना या रिसर्च में भी जो जाएं, जो साइंटिफिक एप्टीट्यूड रखने वाले लोग होते हैं, तो रिसर्च की भी जो हालात हैं हम लोगों के पूरे देश के अंदर या इस समय दुनिया भर में जो हालात हैं, वो आप देख ही सकते हैं कि कोई एक सर्न जैसा प्रोजेक्ट लिया जाता है जिसमें इस समय नेचुरल साइंसेस के सबसे जटिल प्रश्नों पर काम हो रहा है, हिग्स बोसॉन पर काम हो रहा था। उसका उसके रिसर्च को जो फंड करने वाली संस्था थी, उसको 10 साल तक वो लटका के रखा जाता है, क्योंकि इस समय और भी ज़रूरी काम थे फंड करने के लिए। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की फंडिंग लगातार कम की जा रही है, ख़त्म की जा रही है। जो सरकार पहले मदद करती थी उसको ख़त्म किया जा रहा है। लगातार कहा जा रहा है कि ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को खुद ही प्राइवेट फंडिंग लेकर आनी होगी, और प्राइवेट फंडिंग किस तरफ जाती है ये तो सभी को पता है। अंत में उसका मोटिव एकमात्र बचता है प्राइवेट प्रॉफिट को और ज़्यादा बढ़ाना। और इस समय मतलब ये पूरी जो हम लोग बातचीत भी आज रखेंगे, उसका मकसद भी यही है कि साइंस एंड हिस्ट्री पर बातचीत करने का मकसद क्या है। मतलब हम लोग आज की मैं जो बातचीत रख रहा हूँ, ये जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन भी इसलिए रखना कि इससे हम लोग कुछ कंक्लूजन्स कुछ निकाल सकते हैं। अगर हम लोग एक बर्ड आई व्यू लें, साइंस को पूरे हिस्ट्री में किस तरह से चेंजेस हुए उसका एक बर्ड आई व्यू लें, यानी कि हम लोग ऊपर उठकर देखें और एक उससे जो कुछ चीज़ें, कुछ पैटर्न्स सामने उभर कर आते हैं, कुछ कंक्लूजन्स हमारे सामने आते हैं। उसमें वो लोग जो साइंस के प्रैक्टिशनर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके सामने क्या नतीजे निकल कर आते हैं। और आज ख़ास तौर पर इस कंसर्न के साथ मैं एक बतौर साइंटिस्ट नहीं, मैं बतौर एक साइंस एजुकेटर के आपके सामने बात कर रहा हूँ। मैं भी बस्ती बस्ती जाकर, गरीब बस्तियों में, ऐसी बस्तियों में हम लोग जाकर ब्रह्मांड के उद्भव पर, जीवन के उद्भव पर, मानव समाज के उद्भव पर ऐसे व्याख्यान आयोजित करते हैं जो आम गरीब मेहनतकश जनता तक, जो लोग पढ़ना नहीं जानते, लिखना नहीं जानते, अनपढ़ मजदूर आबादी तक हम लोग लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करते हैं। वहाँ से लेकर स्कूल्स तक, कॉलेजेस तक या साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स तक हम लोगों का पर्पस ये है कि नेचुरल साइंसेस को आम लोगों तक पहुँचना चाहिए। वो किसी आइवरी टावर्स में बैठकर लेबोरेटरी के कोर्ट्स में बड़े बड़े थ्योरेटिकल साइंसेस पे काम करने वाले कुछ लोगों की अपनी सिर्फ इस किस्म की चीज़ नहीं हो सकती कि वो सिर्फ अपने एक शराब की तरह, पीने की तरह जिसका एंजॉयमेंट लेते हैं, बल्कि हम लोग यहाँ तक जहाँ तक पहुँचे हैं, साइंस से जो चीज़ें मिलती हैं हम लोगों को, जो उसके फ्रूट्स ऑफ नेचुरल साइंसेज हैं, वो आम जनता तक भी पहुँच सके। वो सिर्फ उन आइवरी टावर्स में या फिर वो एक सिर्फ बहुत छोटी आबादी तक वो सारी चीज़ें, उसके फ्रूट्स वहाँ तक ना हो, वो आम लोगों तक पहुँचे। तो इन कुछ क्वेश्चंस पर ही बात करने के लिए आज हम लोग ये बातचीत रख रहे हैं। मतलब यहाँ मेरा मकसद दोनों तरफ से नहीं है, मैं हिस्टोरिकली और नेचुरल साइंस की भी डिस्कवरीज पर या कैसे चीज़ें हुई उसकी मेरा पर्पस ये नहीं है कि उसको बिल्कुल एक हिस्टोरिकली एक एक क्रम में कैसे चीज़ें हुई इस पर बात करना। जब मैं बातचीत करूँगा, मैं पेलियोलिथिक सोसाइटी से लेकर, न्यूलिथिक सोसाइटी से लेकर, ग्रीक सोसाइटी या भारत में 16 जनपद से लेकर कैसे मॉडर्न राज्य खड़ा होता है उस समय से लेकर, या यात्रा देखें तो एक पहिए की खोज से लेकर, एटम के कंसेप्शन से लेकर, या भारत में गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर बात करने से लेकर, अल-बिरूनी ने भी गुरुत्वाकर्षण बल पर बात की और उसके बाद यही बात बाद में जाकर न्यूटन भी करता है।
तो अलग अलग जगह पर, अलग अलग ज़मीन पर लोग जब बात कह रहे हैं, उनके बीच में क्या कनेक्शन है, वो कैसे, उसकी यात्रा क्या रही है, एक साइंटिफिक कंसेप्शन हिस्टोरिकली कैसे डेवलप होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और आज हम लोग उससे कुछ नतीजे के तौर पर टोटलिटी में अगर इस पूरी यात्रा को देखें तो क्या नतीजे निकाल सकते हैं। जो आज इस समय हो रहा है, जहाँ पे हम लोग खड़े होकर देखते हैं, विज्ञान की प्रगति को हम लोग नापते हैं। वैसे तो देखा जाता है कि नोबेल प्राइजेज में जब से जिन्होंने डायनामाइट को खोजा, और शायद उस खोज ने जिससे कि विज्ञान यानी कि प्रकृति को बदलने का विज्ञान, नेचर को बदलने का जो साइंस है, नेचर कैसे चेंज होता है, वही तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल होने वाला जो डायनामाइट है, उसी से जो नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई। हर साल के नोबेल प्राइजेस साइंस की असल प्रोग्रेस को नहीं बताते हैं। मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर हमें कई बार पता चलता है हिरोशिमा और नागासाकी से। E=mc² कैसे हिरोशिमा और नागासाकी में तब्दील हो जाता है, या वियतनाम में जिन गैसेस का प्रयोग किया जाता है लोगों को मारने के लिए, या यूक्रेन में या फ़िलिस्तीन में जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साइंस की नेमतें, विज्ञान की नेमतें आज विज्ञान को बनाने वाले हाथों को तबाह बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। जो विज्ञान के दम पर हम लोगों ने इस दुनिया को रचा है, बनाया है, खड़ा किया है, उसी को तबाह कर रहा है विज्ञान। तो एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर ये एक द्वंद्व मौजूद है, एक कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, जहाँ पर समाज एक तरफ हम चीज़ें बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, नया कुछ बना रहे हैं, दूसरी तरफ तबाही का मंजर है, चीज़ें बर्बाद हो रही हैं, लगातार तबाही बर्बादी हो रही है। तो इस प्रश्न पर भी वापस आएँ, और जो अभी यहाँ पर साथियों से बात भी हो रही थी, जो हमारा लेक्चर का जो आज नाम भी है साइंस इन हिस्ट्री, एक J.D. बर्नाल की एक किताब है, जो इसी नाम से किताब है, साइंस इन हिस्ट्री। मतलब शानदार काम है। जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, हर साइंस स्टूडेंट के पास वो किताब तो होनी ही चाहिए, उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इतना शानदार काम विज्ञान के एरिना में जो हुआ है, उसको हर एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। और उसी से एक मतलब ये नाम भी उन्हीं का दिया हुआ, और उसी को हम लोग लेते हुए चल रहे हैं कि साइंस इन हिस्ट्री। साइंस अपने आप में हिस्ट्री में कैसे डेवलप हुआ, उसको हम लोग देख रहे हैं, बर्ड आई व्यू से, उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए कि चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं। यहीं से हम लोग बात शुरू कर रहे हैं। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, हिस्ट्री इज़ बंक। हम लोग इतिहास से कुछ नहीं सीख सकते। इतिहास में पीछे मुड़कर देखें, या नेचुरल साइंटिस्ट को भी या किसी को भी इतिहास कुछ सिखा नहीं सकता है। या तमाम लोगों ने इस तरह की बातें की हैं कि आप साइंस के ऊपर कोई बात करते हैं, साइंस की हिस्ट्री जैसी कोई चीज़ का मतलब नहीं है। आज जो प्रेजेंट में जो कुछ भी है आपके पास, वो कोई भी फंक्शंस हो, कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी हो, साइंटिफिक कंसेप्शन हो, उसमें वो अपने आप में कंप्लीट है। हम लोगों को फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। हिस्ट्री से हम लोग कुछ लर्न नहीं कर सकते। ये इसका भी क्रिटिक से मैं बात शुरू करूँगा। नहीं, हम लोग प्रिसाइसली सीख सकते हैं। हम लोग अपने हिस्ट्री पे हम पीछे मुड़कर देखते हैं। एक नाज़िम हिकमत एक कवि थे, तुर्की के कवि थे। उनकी एक कविता की पंक्ति है, हमें जाना कहाँ है इसके बारे में हमें तभी पता चल सकता है जब हम ये जान लें कि हम आए कहाँ से हैं। हम जब ये जान लेते हैं कि हम आए कहाँ से हैं और आज खड़े कहाँ हैं, तभी हमें आगे का रास्ता दिखाई देता है, तभी हमारे आगे का रास्ता और साफ हो जाता है। या गीता में भी एक जगह कहा गया है कि जो आपकी प्रज्ञा है, यानी कि जो आपकी भविष्य की दृष्टि है, वो आपकी प्रज्ञा तभी प्रज्वलित होती है जब आपकी मति पर स्मृतियों की चोट लगातार होती है। स्मृति मति को प्रभावित करती है, और मति से प्रज्ञा प्रज्वलित होती है और जाग उठती है। इन तीनों के बीच में एक इंटरकनेक्शन होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में। आप आगे तभी कदम बढ़ा सकते हैं जब आप अपने इतिहास को ठीक से समझ लें, उसको पीछे उजागर करके ठीक से समझ लें। उसी बात को लेते हुए हम लोग एक बर्ड आई व्यू में, मैं बहुत डिटेल्स में कुछ नहीं जाऊंगा, मैं कुछ हिस्सों पर अपनी बात करते हुए चलूँगा, कुछ हिस्सों को प्रेजेंट करते हुए चलूँगा। एक सबसे पहले हम लोग एक हिस्टोरिकल आउटलुक, कुछ कंक्लूजन्स को निकालने के लिए मैं हिस्टोरिकली कुछ चीज़ें पेश करता हूँ। हिस्ट्री के कुछ मैं कालखंड वैसे ही बांट के चल रहा हूँ, जैसे अगर हम समझे कि इतिहास आगे कैसे बढ़ा है, इतिहास में विज्ञान कैसे आगे बढ़ा, प्राकृतिक विज्ञान। जब मैं अभी विज्ञान की बात कर रहा हूँ तो मेरा अभी खास तौर पर मायने प्रकृति विज्ञान से ही है, क्योंकि विज्ञान सिर्फ प्रकृति विज्ञान तक सीमित नहीं है, नेचुरल साइंसेस तक सीमित नहीं है, सोसाइटी का भी अपना विज्ञान है, और हर क्षेत्र में विज्ञान लागू होता है, उस पर अप्लाई करता है। जहाँ से हम लोग बात शुरू करें इंसान के इंसान बनने से,
जहाँ से हम वो कदम मानते हैं जहाँ पर इंसान बना था, ओरिजिन ऑफ मैन, वो पहला कदम जब हम फॉसिल्स देखते हैं तो एक फॉसिल मिलता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, लूसी का ब्रेन साइज 600 सीसी, 600 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलोपिथेकस अभी कोई टूल नहीं बना रहा है, वो टूल मेकर नहीं है। होमो हैबिलस का फॉसिल मिलना जहाँ से टूल्स बनने की शुरुआत होती है, ब्रेन साइज अराउंड 1000 सीसी, जो यानी कि मॉडर्न ह्यूमंस के करीब आ चुका है। टूल बनने की शुरुआत हो जाती है, पहली बार औजार बनने की शुरुआत हो जाती है, और यहीं से हम लोग होमो जीनस की जहाँ से शुरुआत होती है या ह्यूमंस की पहचान हम लोग करते हैं, वो यहीं से करते हैं। 25 लाख साल पहले जहाँ से इंसान ने पहली बार औजार बनाना शुरू किया, वो पत्थर के औजार थे जो उसने बनाने शुरू किए। उसने पहली बार आकार दिया, दुनिया जो कुछ भी मौजूद था प्रकृति में, वो उसको सीधे सीधे वैसे स्वीकार नहीं कर रहा था, बल्कि उसमें एक परिवर्तन ले आ रहा था। चीज़ों को जैसा प्रकृति है और प्रकृति हूबहू, उसको वो अब सिर्फ उसका उपभोक्ता नहीं रह गया था, उसका कंज्यूमर नहीं रह गया था, वो पहली बार प्रोड्यूसर भी बन जाता है। वो उसके अंदर एक ऐसा चेंज ले आता है जो कॉन्शियस चेंज होता है। वो कॉन्शियसली उसके गुणों को देखकर, चाहे वो पहली हथ कुल्हाड़ी हो, हैंडेक्स हो जिसका उसने इस्तेमाल किया हो, और ये हैंडेक्स आगे डेवलप होते होते उसके अंदर लकड़ी बांधने से लेकर, उसने उसके ऊपर सूखी हुई लताओं का इस्तेमाल करके रस्सी बांधने से लेकर, उसने इसका के चमड़े का इस्तेमाल करके कपड़ा अपने शरीर को ढकने से लेकर, या उन्हीं पत्थरों को और घिसाई से लेकर उसने ये इस्तेमाल करना शुरू किया। ये सोसाइटी हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थी, यानी कि वो इंसान इस समय कंदमूल इकट्ठा करता था, शिकार करता था। इस समय जो उसका विज्ञान था वो पत्थर के औजार पर, स्टोन टूल्स थे, स्टोन एज जिसे कहा जाता है, यानी कि वो पत्थरों के औजारों को आकार दे रहा था। चाहे हम ओल्ड पैलियोलिथिक सोसाइटी की बात करें, चाहे मीजोलिथिक सोसाइटी की बात करें, इस सारे दौरान में ओल्ड कल्चर से लेकर न्यू कल्चर्स तक दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर भी मानव सभ्यता, मानव दिखाई देता है, मानव समाज दिखाई देता है, ये उसकी छाप दिखाई देती है। और ह्यूमन होना इसी की पहचान अलग उसको कर देता है एनिमल हर्ड से ह्यूमन सोसाइटी। जैसे हम लोग एनिमल के हर्ड्स को या उनके ग्रुप्स को हम लोग झुंड कहते हैं या हर्ड्स कहते हैं, लेकिन इंसानों के ग्रुपिंग को हम लोग सोसाइटी कहना तब शुरू करते हैं क्योंकि सोसाइटी और ह्यूमन शब्द एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पहली बार किनशिप पैदा होती है जब पहली बार मनुष्य स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करता है। पहली बार वो इतने बड़े स्तर पर एकजुट हो सकता था, करीब हो सकता था। प्रोडक्टिव एक्टिविटी एक चीज़ ऐसी बनती है जहाँ पे इंसान समाज के तौर पर काम करना शुरू करता है, और जो चीज़ उसको अलग करती है वो यही है कि इंसान प्रोड्यूसर है। जानवर की तरह तमाम, मकड़ी भी जाला बुन लेती है, चिड़िया भी घोंसला बना लेती है, बीवर भी, ऊद बिलाव भी अपने दांतों से काटकर पेड़ को काट देता है और उससे बहती हुई झरनों का रास्ता रोककर पुल का इस्तेमाल कर लेता है या डैम बना लेता है। लेकिन इंसान इन सब से अलग है। इंसान सचेतन तौर पर ये सारी चीज़ें करता है। वो जो मकान बनाता है उसकी पहले उसके दिमाग में एक परिकल्पना होती है कि उसे बनाना क्या है। उसने जब पहली बार पत्थर का औजार उठाया, उसको एक आकार देना शुरू किया, ये उस मकड़ी से या उस चिड़िया से जो उसके लिए इंस्टिंक्टिव एक्टिविटी है, जैसे हमारे लिए सांस लेना, पलके झपकाना, ये इंस्टिंक्टिव एक्टिविटी है। या बच्चा रोना शुरू करता है, बच्चे को रोना माँ नहीं सिखाती है, ये चीज़ें इंस्टिंक्ट से बाय इंस्टिंक्ट पैदा होती है। वैसी ही चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो जानवर करते हैं वो बाय इंस्टिंक्ट करते हैं। निश्चित ही कुछ चीज़ें वो लर्न कर लेते हैं। कई चिंपैंजीज बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं, लेकिन वो लर्न करके कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते हैं। वो इंसान कर सकता है, वो इंसान कर सकता है। और इसका संबंध भी सीधे सीधे उसकी ब्रेन की कैपेसिटी से है, यानी कि वो कितना एब्स्ट्रैक्शन कर सकता है, वो आइडियाज़ को कितना अमूर्त रूप में पैदा कर सकता है, वो किसी चीज़ को कंसेप्चुअल नॉलेज के लेवल पर कितना बना सकता है। इस सारी चीज़ से इसका संबंध है। तो ये पहली सोसाइटी जो पैलियोलिथिक सोसाइटी है, स्टोन एज है, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी है, इस समय हम लोग क्या क्या करते हैं? आग का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। आग को पहली बार काबू में कर लेते हैं। आग को काबू करना यानी कि ज्वालामुखी से बहती हुई आग आई होगी जो जंगलों को तबाह कर देती होगी, उस आग को काबू कर पाना और सचेतन तौर पर इस्तेमाल करके उस ऐसी शक्ति को जिसको काबू कर पाना मुश्किल था, या वो दावानल, जंगल में लग जाने वाली आग जो पूरे जंगल को नष्ट कर सकती थी, किसी मनुष्य के रहने की जगह को नष्ट कर सकती थी, उसको मनुष्य ने काबू में कर लिया। और आज तो हम लोग उसका इस्तेमाल माचिस की डिब्बी से लेकर उस प्राकृतिक शक्ति का इस्तेमाल हम लोग
क्वांटम लेवल पर कर रहे हैं अपने हिसाब से। एक माचिस की तिल्ली में हम लोग उसका एक क्वांटम लेवल पर, जैसे सिक्कों में बड़ी मुद्रा का एक्सचेंज करते हैं, वैसे ही उसकी मुद्रा का एक्सचेंज हम फायर का अपने घरों में उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तमाम किस्म से कर सकते हैं। और प्रकृति की शक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा, नेचुरल फोर्सेस को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना अधिक उसको बदलते गए हैं, प्रकृति को जितना हम लोग बदल पाए हैं, उतनी ही हमारी कैपेसिटी, जो उसकी कैपेसिटी जितनी बढ़ती गई है सोसाइटी में, लगातार कुछ बदलाव आते गए, चेंजेस आते गए। यही चेंजेस पहले स्टोन एज के दौरान भी जितना चेंजेस हो रहे थे, सोसाइटी में कुछ चेंजेस आने शुरू होते हैं। शुरुआती सोसाइटी जब आग को वो काबू में कर लेता है, इसी के साथ कुकिंग भी आ जाती है, यानी खाना पकाना। खाने पकाने से जो चेंजेस आने लगते हैं, मीट के अंदर जो चेंजेस आने लगता है, वनस्पति में जो चेंजेस आने लगते हैं, जो अभी तक उन प्रॉपर्टीज़ को ही देख पा रहे थे हम लोग, हंट करने के लिए या गैदर करने के लिए प्लांट्स की अकरेंस, एनिमल्स की अकरेंस और उनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की जाती है। और दूसरा, उसके अंदर पहली बार हम लोगों ने उसके अंदर होने वाले केमिकल चेंजेस को ऑब्जर्व करना शुरू किया, लेकिन फिनोमेना के लेवल पर। अभी हम लोग उसके नियमों को नहीं जानते थे, चीज़ें कैसे बदल जा रही हैं उसके अंदर, लेकिन इतना तो देख रहे थे, आग से कोई ऐसी चीज़ है जो उसके अंदर बदल जाती है, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं से पहली बार उसने जो चीज़ आती है कि उसने क्लोथ्स का इस्तेमाल किया। अभी सिलना और बुनाई शुरू नहीं हुई थी, लेकिन उसने क्लोथ्स, चमड़े के कपड़े, खाल का ही पहनना शुरू किया, उसी का इस्तेमाल करना शुरू किया। और टूल्स, ये कुछ चीज़ें थी जो उसने इस समय पर बनाई। इसी के साथ उसने पत्थरों के गुण के बारे में जाना। पत्थरों को आकार दिया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। कोर टूल्स, फ्लेक टूल्स एक शानदार काम है निकोलस टॉथ का, और एक और किताब है स्टोरी ऑफ टूल्स, वो पढ़ी जा सकती है, या मैन मेक्स हिमसेल्फ। ये 3 किताबें ज़रूर पढ़िए इस दौर को समझने के लिए कि इस समय मनुष्य कैसा था, वो किस तरह से चीज़ें काम कर रहा था। गॉर्डन चाइल्ड की किताबें हैं दोनों, स्टोरी ऑफ टूल्स और मैन मेक्स हिमसेल्फ। और पहली किताब निकोलस टॉथ की है, जिसमें वो टूल्स पे उन्होंने बाकायदा ये काम किया कि स्टोन एज में जैसा मनुष्य काम करता था, वो बहुत एक साइंटिफिक एंडेवर की मांग करता है। उसमें बहुत समझदारी चाहिए, कैसे कौन सा पत्थर का औजार बनाया जाता है। जो आज आप किसी म्यूज़ियम में चले जाइए, आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम में चले जाइए, भोपाल में ही एंथ्रोपोलॉजी का म्यूज़ियम है, उसमें बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स मिल जाते हैं, मनुष्य के उद्भव के मिल जाते हैं। वहाँ पर जाकर देखें, उन टूल्स को बनाने का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट, पत्थरों की भी पहचान करना, पत्थर और पत्थर में फ़र्क कर पाना, कौन से पत्थर को पहचानना है, कौन से पत्थर का इस्तेमाल करना है, कौन सा पत्थर टिक जाएगा, टूटेगा नहीं, और उसको एक ही आकार में बार बार बनाना। यानी कि ये एजुकेशन पास ऑन भी करता था मनुष्य, अपने ऑफस्प्रिंग्स को पास ऑन कर रहा था, अपने आने वाले लोगों के बीच में पास ऑन कर रहा था। इसी समय मैजिक, रिचुअल्स का, पेंटिंग्स का, म्यूज़िक का, किनशिप का, ये सारी चीज़ें एक साथ इसी समय पर पैदा होती हैं। पहले समाज में जो ट्राइबल म्यूज़िक या ट्राइबल संगीत या ट्राइबल के जो नाट्य रूपांतरण या जितना भी जो मैजिकल रिचुअल्स थे, उनकी परफॉर्मेंस होनी शुरू होती है। इसी, अगर साइंटिफिकली एब्स्ट्रैक्ट करके बोले, इस समय में हम लोगों ने क्या सीख लिया था, हम लोगों का मैकेनिक्स तो डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन बेसिस ऑफ मैकेनिक्स डेवलप हो गया था। यानी कि जो शुरुआती औजार थे, वो औजार डेवलप करते करते एक तरफ हम लोगों ने हाथ कुल्हाड़ी बनाई, उसका इस्तेमाल करके उसमें और बड़ी लकड़ी जोड़ी, उसमें लिवर का फंक्शन आ गया, उसकी कैपेसिटी, हिटिंग कैपेसिटी बढ़ गई थी। अगली बार भाला बनाया, भाले से प्रोजेक्टाइल को समझना शुरू किया, पत्थर को तोड़कर पत्थर के आकार बनाने और पत्थरों पर कितनी चोट की जाती है, इसका भी एक बेसिक मैकेनिकल आइडिया, बेसिक फिजिक्स का आइडिया डेवलप होना शुरू हो गया था। बायोलॉजी का बेसिस शुरू हो गया था, क्योंकि हम लोग स्टडी कर रहे थे प्लांट्स के बारे में। बायोलॉजी का बेसिस जो उसने केव पेंटिंग, अभी यहीं से भोपाल के पास भीमबेटका में जो दिखाई देती है, जो चित्र दिखाई देते हैं जानवरों के, वो पहले स्केचेस हैं जो बॉटेनिकल स्टडीज़ हैं और वो जूलॉजिकल स्टडीज़ हैं। इंसान की बायोलॉजिकल स्टडीज़ का बेसिस वहाँ से शुरू होता है, जब इंसान इन गुफाओं में वो जो चित्र बना रहा था, वो ये जान रहा था कि कौन सा जानवर किस जगह पर मिलता है। उसको शिकार करने के लिए इतना तो जानना ही होता है, उसको कंदमूल इकट्ठा करने के लिए इतना तो जानना ही होता है। यानी कि एक बेसिस ऑफ बायोलॉजी डेवलप हो चुका था, चीज़ें आ चुकी थी, लेकिन सब कुछ चीज़ें अभी इम्प्रेशंस में थी, चीज़ें ज़्यादातर इम्प्रेशंस में थी। अभी कोई भी चीज़ को आपने क्वांटिफाई नहीं कर पाया, यानी कि नंबर्स में क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स नहीं आए। ये एक वक्त के बाद आता है जहाँ पे पहली बार, अभी भी नहीं आता, पहली इसमें एक नई छलांग लगती है 10,000 साल पहले, जब मनुष्य खेती का आविष्कार करता है, खेती की खोज होती है। अभी तक ज़्यादातर क्या हुआ, सोसाइटी में हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी से
खेती और उसके आसपास ही एनिमल हस्बेंड्री शुरू हो जाती है। शायद उसने जो आसपास अपने घास फूस लगाई होगी, जानवर वहाँ इकट्ठे हो जाते होंगे, उसको लगा होगा, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एनिमल हस्बेंड्री थोड़ा पहले और उसको फॉलो करते हुए एग्रीकल्चर आता है। यानी कि इंसान एक लंबे समय तक ये ऑब्जर्वेशन करता है कि बीज गिरता है धरती पर और उससे एक नया पौधा फिर से पैदा हो जाता है। इसको ही मिथकों में वो बोलता है कि कुछ हिस्से की कुर्बानी देनी होती है नई चीज़ों को पैदा करने के लिए। आप अपनी फसल के एक हिस्से को कुर्बान करते हैं, नया चीज़ पैदा हो जाती है। और फसलों के बारे में जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फसल के लिए बारिश कब होती है, बसंत कब आता है, फसल की कटाई कब होती है, यानी कि ऋतुओं का ज्ञान होना चाहिए। ऋतुओं के ज्ञान के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे एटमॉस्फेयर में परिवर्तन किस तरह से हो रहे हैं, बदलाव किस तरह से हो रहा है, इसका अध्ययन शुरू हो जाता है। फिर इसी के लिए वो सूरज, चांद, सितारों के अध्ययन को जो अब तक ऑब्जर्व करता था, जो उसके लिए ऐसी मिस्टिकल फोर्सेस थी जो बस चलती थी लेकिन वो उससे पार थी, उसको उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया और उसके आधार पर मौसम के बारे में उसने कहना शुरू किया, उसके बारे में उसने बात करनी शुरू की। यहीं से पहली बार वीविंग शुरू हो जाती है, कपास आ जाता है, वो चीज़ों को सिलना शुरू कर देता है। पॉटरी की खोज हो जाती है, स्टोरेज की शुरुआत होती है। पॉटरी वीविंग में पहली बार क्या चीज़ें आती हैं, पैटर्न्स आते हैं। पैटर्न क्या होते हैं, जो पैटर्न एक चीज़ से गुथ बुनकर बनाने में बेसिस ऑफ ज्योमेट्री आ जाता है, बेसिस ऑफ अर्थमेटिक आ जाता है। अभी भी नंबर्स नहीं आए हैं लेकिन इसका बेसिस तैयार होने लगता है। एक और हम स्टेप अप होते हैं नेचुरल साइंसेस के लेवल पर। लोग जो सोशली पिक्टोरियल सिंबोलिज्म आ जाता है। अब जानवर को बनाने के लिए केव पेंटिंग में हूबहू जानवर बनाने के लिए उसकी जगह उसका एक पिक्टोरियल सिंबल, आप एक ही तरह के जानवर की छाप या मनुष्य की छाप बनाकर एक म्यूरल टाइप स्ट्रक्चर बनाते थे जिसमें अपने रोल्स को आप पोर्ट्रे करते थे कि हमारा रोल क्या है। अब मनुष्य का चित्रण में उसमें इतनी ज़्यादा इम्प्रेशनिज्म होना ज़रूरी नहीं था कि वो अपने आप को इम्प्रेस अपॉन करे, उसकी बाइसन के शरीर के मूवमेंट दिखे, बस वो एक इमेज के तौर पर, उसको सिंबल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। यहीं पर रिलीजन भी पैदा होता है, पहली बार रिलीजन पैदा होता है, प्रीस्ट्स पैदा होते हैं, सोसाइटी के अंदर एक डिवीजन पैदा होना शुरू होता है। बेसिस ज्योमेट्री का बन चुका है, अर्थमेटिक का बन चुका है और यहीं पर नदियों के आसपास सभ्यताएं बसनी शुरू होती हैं। सिविलाइजेशन तक हम लोग पहुंचते हैं, एक तरफ मेसोपोटामिया में, एक तरफ इजिप्ट में, एक तरफ हड़प्पा में। नदी के आसपास जो उपजाऊ ज़मीन थी, उस उपजाऊ ज़मीन के पास खेती तेज़ी से फैलती है। ब्रॉन्ज एज की शुरुआत होती है। ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन जो कही जाती है, स्टोन एज से, न्यूलिथिक सोसाइटी से होते हुए जो चिकने पत्थर थे, चिकने पत्थरों का इस्तेमाल और उसमें पहली बार मेटल की खोज होना, मेटल के लिए मेटलर्जी तक आना, मेटलर्जी का इस्तेमाल यानी कि आग का, ताप का, भट्टी का एक नए लेवल पर इस्तेमाल होना। कई चीज़ों के अंदर बदलाव होता है। नदियों के आसपास फसल अब बड़े स्तर पर पैदा होनी शुरू होती है। उसका अब ज़्यादा सोसाइटी, अब ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट्स होने शुरू होते हैं, जिस लेवल पर पहले कभी नहीं हुए थे सेटलमेंट्स, बड़े स्तर पर सेटलमेंट्स होने शुरू होते हैं। और इन सेटलमेंट्स में पहली बार मकान बनने शुरू होते हैं। मकान के लिए ईंट बननी शुरू होती है, ईंट के लिए, मकान के लिए आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है। आर्किटेक्चर के साथ ईंट के लिए एक ज्योमेट्री पूरा अपना एक बेसिस ले चुकी होती है। यहीं पर सोसाइटी में पहली बार ट्रेड होना शुरू होता है, सिक्के आने शुरू होते हैं, मनी की खोज होती है, वेट की खोज होती है, एक्सचेंजेस के लिए नंबर्स आ चुके होते हैं, मेजरमेंट होना शुरू होता है, हीरोग्राफिक्स आ चुके होते हैं, जैसे इजिप्शियन लेटर्स जो दिखाई देते हैं, या कई चीज़ें जो हड़प्पा के अंदर भी, जो अभी हम सिंधु घाटी की सभ्यता में अभी भी हम लोग कुछ जो पिक्टोरियल हमारी जो लैंग्वेज है उसको हम लोग पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाए, लेकिन वो भी इस समय तक आ चुका था। मेसोपोटामिया, इजिप्ट और यहाँ हड़प्पा, इसी से पैरेलल आगे आगे बढ़े तो इजिप्ट और मेसोपोटामिया का पतन और उसके ऊपर डेवलप होती हुई ग्रीक सोसाइटी, हिंदुस्तान में हड़प्पा का पतन और उसके ऊपर खड़ा होता हुआ 16 जनपद, और फिर मौर्य का राज्य खड़ा होता है जहाँ पर गौतम बुद्ध और ये सारे लोग उसके बाद एक एक करके पैदा होते हैं, लेकिन एक क्रम में, कौटिल्य, चाणक्य का आना, इन सारे लोगों का आना। लेकिन इसके पीछे भी एक पैटर्न है। ये सोसाइटी आयरन एज, जहाँ पर पहली बार सोसाइटी स्ट्रक्चर होकर यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो चुकी है, बहुत क्लियर हो चुकी है, सोसाइटी दो हिस्से में बढ़ चुकी है। दोनों ही जगह पर ग्रीक सोसाइटी में स्लेवरी आ चुकी है, कुछ लोग हैं जो स्लेव के ओनर्स हैं और कुछ लोग स्लेव्स हैं। हिंदुस्तान में भी गरीबी लोगों के बीच में और अमीर लोगों के बीच में, वो लोग जिनके पास कुछ नहीं है और वो लोग जिनके पास बहुत कुछ है, जो ओन करते हैं, इसके बीच में समाज का बंटवारा हो चुका है।
कुछ लोगों के पास ये लग्जरी मिलती है कि वो बैठकर सिद्धांत पर बात करें, फिलॉसफी पे बात करें, दर्शन पर बात करें, कला पर बात करें। और इसी दौर में ग्रीक सोसाइटी में पहली बार हेराक्लिटस जैसे लोग, पाइथागोरस जैसे लोग, या उसके बाद सुकरात, प्लेटो और अरिस्टोटल जैसे लोग, जो सबसे उनके पिनेकल माने जाते हैं ग्रीक सोसाइटी में। अरिस्टोटल जिन्होंने फिजिक्स दिया, उनका अपना एक लेबोरेटरी, जो पहली बार लाइकियम, जो पहली बार एक ऐसी जगह थी जो एक लेबोरेटरी की तरह काम कर रही थी, जहाँ पर पहली बार लोग जाते थे, अध्ययन करते थे। एक ऐसा सोसाइटी इंस्टीट्यूट की तरह काम करना उन्होंने शुरू किया। हिंदुस्तान में भी इसी समय इसके आसपास कई इस तरह पर काम चल रहा था। तमाम चरक संहिता का आना, सुश्रुत संहिता का आना, इसी चीज़ को और ऑर्गेनाइज करते हुए बाद में सिद्धांतों के ऊपर लिखते हुए कणाद का आना, जो एटम की अवधारणा तक पहुंचते हैं। और ग्रीक सोसाइटी में बाद में रोमन सोसाइटी में जब तब्दील होता है तो डेमोक्रेटस का आना, पहली बार एटम के कंसेप्शन पे बात करना कि दुनिया एक एक छोटे छोटे एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, इस तक हम लोग पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ तक जो हम लोग जो चीज़ें जान चुके हैं, ब्रॉन्ज एज तक मेटल की स्टडी, आर्किटेक्चर, व्हील आ चुका है, पहिया आ चुका है, और बहुत सारे मैकेनिकल डिवाइसेस आ चुके हैं। सिविलाइजेशन का सिविस आ चुका है, पॉलिटिक्स का पोलिस आ चुका है, ये भी आ चुका है। और सिविलाइजेशन के सिविस और पॉलिटिक्स के पोलिस में आने के लिए ज़रूरी है, राजनीति के आने के लिए ज़रूरी है कि किसी के ऊपर राज किया जाए। यानी कि समाज दो हिस्सों में बंट चुका है। एक हिस्सा जो दूसरे के ऊपर राज करता है, पुलिस करता है, दूसरे हिस्से को कंट्रोल में रखता है, स्लेव्स को कंट्रोल में रखता है, बाधित करता है, उसके लिए नियमावली लेके आता है, कानून लेके आता है, जेल आती है। ये सारी चीज़ें पैरेलली एक साथ आयरन एज के साथ बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट होती हैं हर जगह पर। और इसी के साथ पैरेलली क्वांटिटेटिव साइंस आ जाता है। साइंस के लेवल पर क्या डेवलपमेंट हुआ? क्वांटिटेटिव साइंस आया, राइटिंग की खोज हो चुकी है, वेट्स और ज़्यादा स्टैंडर्ड हो चुके होते हैं क्योंकि एक्सचेंज बहुत प्रॉपर हो चुका है। हर एक चीज़ के ऊपर बहुत ही अब अर्थमेटिक अपना रूप ले चुकी है, खास आकार ले चुकी है। आप अर्थमेटिक की बेसिक खोज पर काम करने लगे हैं, शिप्स बननी शुरू हो जाती है, ट्रेड्स होने शुरू हो जाते हैं, नंबर्स डेवलप हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और आयरन एज इस चीज़ को और आगे बढ़ाती है, अल्फ़ाबेट तक पहुंच जाते हैं हम लोग, लिटरेचर आ जाता है, पहली बार लिखा जाने लगता है चीज़ों को। आप अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए हीरोग्राफिक जैसी चीज़ में, जिसमें आपको एक बड़ा पत्थर की सीली पर आप उतना बोल पाते जितना आप छोटी सी बात कहने के लिए आपको बड़ी बड़ी पत्थर की सीलियाँ लानी पड़ती, उसकी जगह आप अपनी बात को बहुत कंडेंस्ड रूप में, अल्फ़ाबेट्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसकी खोज हो चुकी होती है। इसी समय पर कहें कि दर्शन के स्तर पर पैरामेंडीज जैसे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, शंकराचार्य भी कहते हैं जगत मिथ्या है। ये दोनों दर्शन पैरेलली एक साथ डेवलप हो रहे हैं। हिंदुस्तान में भी, ग्रीक सोसाइटी में भी, दर्शन के स्तर पर भी, नेचुरल साइंसेज में भी। नेचुरल साइंसेज में एक चीज़ ज़रूर होती है, एरिस्टोटल जैसा एक जीनियस आता है जो कई काम हिंदुस्तान में, जो कई काम कई लोगों के कामों में बिखरे हुए दिखाई देते हैं। कोई कमी नहीं है, कोई इसमें कंपटीशन नहीं है, लेकिन एक सोसाइटी में एक ऐसा होता है कि ग्रीक सोसाइटी पहली बार इजिप्ट और मेसोपोटामिया का जितना डेवलपमेंट था उन सबको एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसके ऊपर जितना काम हुआ था उसके सारे चीज़ का कंसेप्चुअलाइजेशन करती है। उसका पीक एरिस्टोटल था। जो फिजिक्स, जो शब्द है, या जो पहली बार फिजिक्स में बायोलॉजी में ये जो सारे डिविजन्स थे जो बाद में मॉडर्न साइंस ने एब्जॉर्ब कर लिए, वो एरिस्टोटल के दिए हुए थे, वहीं से आते हैं। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें तो हुई। इसी समय पैरेलली हिपोक्रेटिस का आना, इवन आज भी डॉक्टर्स हिपोक्रेटिस के नाम पर ओथ लेते हैं कि मैं कमिटेड हूँ अपने इस पेशे के प्रति। डॉक्टर्स वो जो ओथ लेते हैं, यहीं पर हिंदुस्तान में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता का आना, उस पर एक शानदार काम है। अगर किसी साथी को पढ़ना हो हिंदुस्तान में किस तरह से मॉडर्न साइंस काम कर रही थी, क्योंकि ये बहुत इस पहलू की अनदेखी हुई है। हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का काम, ये शानदार काम है। और फिर अलग से चरक संहिता पर उन्होंने काम किया है। फिर लोकायत का उनका काम है, जो ज़रूर और ज़रूर पढ़ना चाहिए हर साइंस के स्टूडेंट को, खासतौर पर अपने देश को समझने के लिए कि हमारे देश में कितने डेवलपमेंट्स हो रहे थे साइंस टेक्नोलॉजी में। क्योंकि हमें जो आज साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, उसका रेफरेंस हमेशा यूरोपियन मिलता है। उस यूरोपियन उसमें कई बार वो चीज़ खो जाती है कि इवन ग्रीक्स भी, या ग्रीको रोमन सोसाइटी भी हिंदुस्तान से आकर सीख रही थी।
हिंदुस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, यहीं पर आर्यभट्ट ने अपने लेवल पर साइन और कोसाइन की जगह वो वर्साइन डेवलप कर लेते हैं। जैसे साइन कोसाइन ट्रिग्नोमेट्री के जो रिलेशंस डेवलप होते हैं, आर्यभट्ट अपने लेवल पर साइन और कोसाइन नहीं, वो एक और फंक्शन निकालते हैं जो कोसाइन ऑफ माइनस थीटा होता है। जैसे साइन थीटा साइन ऑफ थीटा होता है, वैसे कोसाइन होता है, लेकिन वो कोसाइन ऑफ माइनस थीटा है, जिसको वर्साइन थीटा कहा जाता है। आर्यभट्ट ने उस तक पहुंचे थे, इस चीज पर पहुंच गए थे। या बाद में भास्कराचार्य द्वितीय अपने से रोल्स थ्योरम पर पहुंच चुके थे। कैलकुलस का फिनोमिनल लेवल पर, जब हम कैलकुलस में जाते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस में या इंटीग्रेशन से पहले हम लोगों को रोल्स थ्योरम और लेग्रांजेस थ्योरम पढ़ाई जाती है, उसके बाद हम लोग कैलकुलस पर आना शुरू करते हैं। यानी कि वो बेसिस था जिसके ऊपर कैलकुलस डेवलप होता है। लेकिन रोल्स थ्योरम को अपने स्तर पर पहली बार भास्कराचार्य द्वितीय ने भारत में उस पर काम किया था। लेकिन उस सारी चीज़ का एक साइंटिफिकली कैसे डेवलपमेंट हो रहा था, उस पर कितनी चीज़ें मौजूद थी, वो कहीं पर खो गया है, उस पर काम नहीं होता है। लेकिन अगर कहीं पर भी बातचीत की जाती है तो यूजुअली बात की जाती है ग्रीक साइंस पे। लेकिन मैं यहाँ पर इस तौर पर यहाँ पर ये बात करना नहीं कि हिंदुस्तान कितना महान था, ग्रीक सोसाइटी कितनी कम महान थी, मेरा ये काम नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रीक सोसाइटी में भी जो डेवलप हुआ वो भी हमारा है, क्योंकि ग्रीक्स भी, ग्रीको रोमन सोसाइटी भी पैरेलली हिंदुस्तान से सीख के जा रहे थे। और आर्यभट्ट अपनी किताबों में ग्रीक सोसाइटी में जो खोजें हो रही थी, यूनानी दर्शन में, यूनानी विज्ञान में जो डेवलप हो रहा था, उससे सीख रहे थे। उस समय उनके लेखन में सीधे उसका रेफरेंस मिलता है कि यूनान में इन्होंने ये कहा। क्योंकि एक वैज्ञानिक सबसे पहले उसकी जो पहचान यहाँ से होती है, वो तथ्यों को स्वीकार करता है। सेब न्यूटन के सर पे, चाहे लंदन में गिरा हो, ऑक्सफोर्ड में कहीं पर गिरा हो, या भोपाल में गिरा होता, इससे ग्रेविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुत्वाकर्षण बल, चाहे आप उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहें या ग्रेविटेशन कहें, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कहें, इसके नामकरण से प्रकृति की किसी शक्ति को असर नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, प्रकृति का अध्ययन अपने अपने किस्म से हो रहा था, उसमें कई पैरेलल थे और दोनों देश के वैज्ञानिक एक दूसरे से सीख रहे थे, समझ रहे थे। जितना एक दूसरे में मिलते हैं वो सारी चीज़ें एक दूसरे में पैरेलली मिलती चली जाती हैं, डूबती चली जाती हैं, ऐसे इंटरमिंगल हो जाती है कि सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। सारी चीज़ में जितना भी साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलप हुआ, उसमें कई चीज़ों का रेफरेंस ऐसा मिलता है। निश्चित ही इसमें कई बार बीच में ब्रेक्स लग जाते हैं। कई ऐसी सोसाइटी में डेवलपमेंट हुए जो जब आप अपने कल्चर से या अपने अतीत से जुड़ नहीं पाते हैं, तो आप अचानक से आप एक खोखलापन महसूस करते हैं। तो आप हमेशा अपने अतीत के महानता की दुहाई देना शुरू करते हैं। अतीत में तो सब कुछ महान था, लेकिन अतीत में सब कुछ महान नहीं होता है। अतीत इसीलिए होता है कि वो बीत चुका होता है, और आपको आगे बढ़ने के लिए उससे समझदारी हासिल करनी होती है, उसका क्रिटिक करना होता है, उसमें से सही तत्वों की पहचान करके उसको सोखना होता है, और उसमें से जो ऐसा है, जो पुराना पड़ चुका है, जो आज के अनुसार नहीं चल सकता, उसको नष्ट कर देना होता है। तभी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। वैसे ही जैसे एक मनुष्य हर 7 साल में बदल जाता है, उसकी एक एक कोशिका बदल जाती है, उसके शरीर की एक एक सेल बदल जाती है। आप बचपन में वापस नहीं जा सकते, आप माँ के पेट में वापस नहीं जा सकते, आप आगे ही बढ़ सकते हैं। आपकी उम्र आगे बढ़ती है, आप जो बचपन में सोचते थे आप वहाँ नहीं जा सकते। वैसे मानव सभ्यता भी वापस अपने बचपन में नहीं जा सकती, चाहे वो कितना ही सोच ले कि हमारा बचपन बहुत प्यारा था। बचपन के प्यारेपन पर होने पर फक्र ज़रूर होता है, लेकिन आप बचपन में नहीं जा सकते। हालांकि आजकल इसी नाम की बहुत दुहाई दी जा रही है। खैर, आगे बढ़े तो इस सारी चीज़ में इसके एक लंबे दौर के बाद एक ऐसा दौर बीतता है, जो दौर कहें जिसे हम कहते हैं मध्य युग। जिस मध्य युग के बारे में अक्सर, क्योंकि यूरोपियन स्टैंडर्ड से पढ़ाया जाता है, तो इस तरह से पढ़ाया जाता है कि कोई चीज़ें डेवलप नहीं हो रही थी, कोई डेवलपमेंट नहीं था, बल्कि डेवलपमेंट था। अगर आप देखें हिंदुस्तान में, जैसे जिसका मैंने जिक्र किया, गुरुत्वाकर्षण बल पर पहली बार कोई लिख रहा था। केरल के एस्ट्रोनॉमिकल जो एक छोटा सा अपना स्कूल था, उसमें काफ़ी काम हो रहे थे। और दूसरा, अरब जगत में बहुत सारे काम हो रहे थे। अरब जगत में एक साथ ही पैरेलली कई चीज़ों पर काम चल रहा था। अलजेब्रा डेवलप हो रहा था। हिंदुस्तान में लगातार अपने समय से चीज़ें काम चल रही थी। यूरोप में एक तरह का ठहराव था रोम के पतन के बाद से। रोम का पतन होना, और उसमें जब जर्मन बारबेरियंस उसमें एंटर करते हैं और उसको तहस नहस कर देते हैं, उसके बाद एक लंबा स्टेटिस चलता है। उस लंबे स्टेटिस की वजह से इसको अंधेरे का युग कहा जाता है। लेकिन ये अंधेरे का युग यूरोप के लिए था।
हिंदुस्तान या जो एशिया की ज़मीन थी वो इस समय फल फूल रही थी, उसमें तेज़ी से विज्ञान विकसित हो रहा था। हिंदुस्तान की ज़मीन पर, चीन पर और अरब जगत में यहाँ पर बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही थी, एक्सचेंज हो रहे थे, आइडियाज़, ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी। लेकिन ये सारी चीज़ें ज़्यादातर धर्म के झंडे तले हो रही थी, ये धर्म के बैनर तले हो रही थी, रिलीजन के बैनर तले हो रही थी। और रिलीजन, इसमें एक मायने में रिलीजन से पहली बार रिलीजियस जितने उसमें ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने शासन, अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसी के मातहत होकर काम हो सकता था। सारी सोसाइटीज़ में इस तरह से डेवलप हो रहा था। जो सबसे ज़्यादा इस समय जो एक शक्ति थी वो रिलीजन के रूप में मौजूद थी, चाहे वो चर्च हो, चाहे टेम्पल्स हो, चाहे मॉस्क्स हो, उनकी जो अथॉरिटी थी वो सबसे ओवरराइडिंग पावर के रूप में थी। और आपका जो नेचुरल साइंस का डेवलपमेंट हो सकता था वो उसी के भीतर, उसी के झंडे तले हो सकता था। इतना चलता रहा, इतना चलता रहा, और इसी समय हम लोगों ने गन पाउडर की भी खोज हुई, कैनन की खोज हुई, कंपास की खोज हुई, कई खोजें हुई, कई चीज़ों के डेवलपमेंट हुआ, अल्कोहल का डिस्टिलेशन भी हुआ, पेपर की खोज हुई, प्रिंटिंग तक हम लोग पहुंचते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरह से फिर एक नई छलांग के लिए तैयारी हो रही थी। जैसे अगर आप पीछे मुड़कर अभी तक हम लोगों ने जितनी बात की, हर सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी के बीच में एक बर्स्ट होता है, जैसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। बायोलॉजी में एवोल्यूशन की एक थ्योरी चलती है कि डार्विन ने पहली बार कहा कि एवोल्यूशन जो होता है वो ग्रेजुअल होता है, यानी कि चीज़ें एक स्तर, दूसरे स्तर, तीसरे स्तर, एक लेयर, एक एक करके आगे बढ़ती हैं। जैसे आप एक एक करके कदम दर कदम चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। ये बात बाद में गलत साबित हुई, क्योंकि बहुत सारे फॉसिल्स ऐसे थे जो बीच में फॉसिल्स में गैप मिल रहे थे। तो बाद में इस पर एक काम स्टीफन जे गूल्ड, एक साइंटिस्ट, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, उनका काम पढ़ना चाहिए, स्टीफन जे गूल्ड का, लियोन्टिन का, लेविन्स का। इनकी कई अच्छी किताबें हैं जो पढ़ी जा सकती हैं, जिन्होंने कहा कि एवोल्यूशन में भी बीच में छलांगे लगती हैं, बीच में कई स्टेप्स पार कर देता है एवोल्यूशन। उसका उदाहरण है कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से पहले, मल्टी सेल्यूलर लाइफ के पैदा होने से पहले, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल सिंगुलर सेल्यूलर लाइफ हैं, और उसके बाद एकदम से एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ फॉर्म्स दिखाई देता है। एक छलांग लगती है, अचानक से आपके सामने कई नई चीज़ें सामने दिखाई देने लगती हैं। जैसा, या कहें कि चीज़ें हमेशा ही नेचर में बीच में आपको ऐसे ही स्टेजेस में डेवलपमेंट दिखाई देता है, यानी कि आप कई बार ट्रांजिशनल पॉइंट्स आते हैं, यानी कि पानी का बर्फ में तब्दील होना। पानी बर्फ में तब्दील होने के लिए एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे बहुत तेज़ी से ट्रांजिशन होता है। वो ट्रांजिशन, वैसे ही ट्रांजिशन इवन साइंस की नॉलेज में भी होता है जब छलांग लगती है। ये छलांग जो हालिया समय की सबसे बड़ी पीछे मुड़कर देखें, जहाँ से हम लोग कहते हैं बर्थ ऑफ मॉडर्न साइंस है, वो यूरोप में रेनेसांस के साथ शुरुआत होती है। इटाली में जैसे क्विंसेंटो कहा जाता है, अलग अलग नाम से उसको पुकारा जाता है, या हिंदी में हम लोग उसको पुनर्जागरण कहते हैं। ये वो समय था जब एक समाज, एक नए, अभी तक जो इससे पुराना समाज था, सामंती समाज था, जो खेती पर निर्भर था, जो खेती की खोज हुई, खेती में ब्रॉन्ज एज से लेकर आयरन एज से लेकर खेती में ही चीज़ें आगे बढ़ती रही थी। जो मनुष्य द्वारा समाज को बदलने की सीमाएं थी वो इसी तक सीमित थी। लेकिन यहाँ पर पहली बार सोसाइटी में एक नई चीज़ पैदा हो रही थी, प्रोडक्शन में एक नई चीज़ पैदा हो रही थी। वो क्या था? मैन्युफैक्चरिंग पैदा हो गया था, और मैन्युफैक्चरर्स पैदा हो रहे थे। एक नया ऐसा तबका पैदा हो रहा था, गांव से निकल के हस्तशिल्प में काम करने वाले लोग, हैंडीक्राफ्ट में काम करने वाले लोग अलग से हटकर शहर में जाकर अपनी छोटी छोटी वर्कशॉप्स बना रहे थे। उन वर्कशॉप्स में काम करने के लिए उनको चीज़ों को और डेवलप करने की ज़रूरत थी, और हैंडीक्राफ्ट से चीज़ें आगे बढ़कर मैन्युफैक्चर तक पहुंच रही थी। एक ही आदमी मिलकर एक सामान को बनाता था, जहां पर हैंडीक्राफ्ट का जो नाम होता है मैन्युफैक्चर में, अब एक सामान कई हाथों से गुजरना शुरू हो जाता है। मिलकर मेहनत का ज़्यादा सामूहिकीकरण हो रहा था, और यही आगे बढ़कर जो मशीनों मैन्युफैक्चर से होते हुए मॉडर्न इंडस्ट्री तक पहुंचता है। ये जहां से शुरू होता है, तो इस नए किस्म की मैन्युफैक्चर के लिए ज़रूरी था कि पुराना जो साइंसेस था, जिस किस्म के ढांचे में साइंस की प्रैक्टिस हो रही थी, उसको तोड़कर आगे आ जाए। जो चर्च की अथॉरिटी को पहली बार चैलेंज करते हुए कुछ लोग सामने आते हैं, और रेनेसांस की शुरुआत होती है। क्योंकि चर्च उस पूरे फ्यूडल सोसाइटी का, उस फ्यूडल सोसाइटी में जहाँ पर बड़े बड़े
ज़मीन पर जो खेती करने वाले किसान थे उनसे लगान वसूला जाता था, और उस लगान को वसूलने के लिए जो उसके ऊपर धार्मिक मोहर लगाने का काम करता था, वैचारिक मोहर लगाने का काम करता था, वो चर्च करता था। और चर्च अपने आप में सबसे बड़ा सामंत था वेस्टर्न यूरोप में। उसके खिलाफ, यानी कि पहले उसकी सत्ता को डगमगाने के लिए उसकी आत्मिक सत्ता को परास्त करना जरूरी था। उस चीज को परास्त करना पहले जरूरी था जो उसको वैचारिक तौर पर मजबूत बनाए हुए था, उस पुराने ढांचे को अपनी जकड़बंदी में तोड़े हुआ था। इसलिए सबसे पहले रेनेसांस का नारा ही क्या था? मनुष्य सबसे प्रधान है, इंसान सबसे प्रमुख है, ह्यूमनिज्म पैदा होता है पहली बार। आप पूरे रेनेसांस के समय जहां मॉडर्न साइंस पैदा होता है, मॉडर्न साइंस का जब हम नाम लेते हैं कोपरनिकस का, जिन्होंने पहली बार कहा कि अर्थ सेंटर नहीं है यूनिवर्स का, अर्थ सेंटर नहीं है, ब्रूनो को इस बात के लिए जला दिया जाता है। या वेसेलियस और सर्विटस, जो मानव शरीर को फिर से गैलेन के समय पर या जो 4 एलिमेंट्स के समय पर मानव शरीर को काटना छाटना मना हो चुका था, और शरीर के ऊपर जो चली आ रही चर्च की दी गई रीतियों के अनुसार ही काम हो सकता था, दवाई दी जा सकती थी, उसकी जगह जाकर कब्रिस्तान में से लाशों को काट छाट कर एनाटॉमी की स्टडी शुरू करते हैं। लियोनार्डो दा विंची जैसे लोग आते हैं, जीनियस पैदा होते हैं ऐसे, जो हर फील्ड के माहिर थे और हर फील्ड में उनको ज़रूरत थी, हर चीज़ से वो एब्जॉर्ब कर रहे थे, वो कला में भी लिख रहे थे। मोनालिसा जैसी पेंटिंग बनाते हैं। मोनालिसा इसलिए महान नहीं है कि मोनालिसा के पीछे कोई कोड छुपा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ छुपी हुई है जो समझी नहीं जा सकती। मोनालिसा अपने आप में ट्रेंड ब्रेकर थी, क्योंकि वो किसी रानी महारानी की पेंटिंग नहीं थी, वो एक पहली बार एक आम घर के औरत की एक तस्वीर थी, और ये करना अपने आप में क्रांतिकारी था। उस समय जहां चर्च और राजा महाराजाओं का शासन था, कोई कलाकार बिना राजा महाराजा, बिना किसी प्रिंसली प्रश्रय के एक आम घर के लोगों को चित्रित कर रहा है अपने कलाकृति में, एक नई चीज़ थी। और उसके बाद उन्होंने साइंस ऑफ आर्ट का, कैसे चीज़ों को देखा जाता है, पर्सपेक्टिव पैदा होता है, हर एक चीज़ को नाप के तोल के। लियोनार्डो दा विंची की एनाटॉमिकल स्टडीज़ आज भी पढ़ाई जाती है। कोई भी आर्टिस्ट जब शुरू करता है, बीएफए की पढ़ाई शुरू होती है, बीएफए की पढ़ाई के लिए आपको पहले एनाटॉमी की स्टडी कराई जाती है, जिस पैटर्न से विंची ने शुरू किया था, पर्सपेक्टिव दिया जाता है। उस पर्सपेक्टिव के बाद ही जाकर आप इम्प्रेशनिज्म तक पहुंच सकते हैं, रियलिज्म तक पहुंच सकते हैं, एक्सप्रेशनिज्म तक पहुंच सकते हैं, पिकासो की क्यूबिज्म तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उन सारी स्टडीज से पहले आपको शुरू करना होता है हमेशा बेसिक से। बेसिक विंची से आप शुरू करते हैं, विंची के उससे शुरू करते हैं। लेकिन विंची में जो सबसे प्रमुख चीज़ क्या है? मनुष्य सबसे प्रधान है। उसी समय के जो ऐसे लोग पैदा होते हैं, जो स्कल्पचर्स पैदा होते हैं, डेविड, माइकल एंजेलो ने जो डेविड बनाया, एक निर्वस्त्र मूर्ति ऐसी बनाई जिसमें मनुष्य को इतना खूबसूरत दिखाया कि मनुष्य सबसे खूबसूरत है। वो मनुष्य, वो मानवता का झंडा बुलंद करता है चर्च की अथॉरिटी के खिलाफ इंसान। और यहीं पर मॉडर्न साइंस, क्योंकि मॉडर्न साइंस को उस वैचारिक नेतृत्व की जरूरत थी, और वो वैचारिक नेतृत्व इस नारे के मातहत मिलता है। कोपरनिकस आते हैं, कोपरनिकस ब्रूनो दंश छेड़ते हैं, वेसेलियस सर्विटस को देश निकाला दे दिया जाता है इस काम को करने के लिए कि वो लाशें निकालकर एनाटॉमी की स्टडी कर रहे थे। कई लोग कुर्बानियां देते हैं। उसके बाद जाकर कोपरनिकस के काम को आगे बढ़ाते हुए टीको ब्राहे का आना। टीको ब्राहे खुद एक प्रिंस थे, जो इन्होंने एक आइलैंड पर तारे सितारों को अध्ययन करने का एक लकड़ी का पूरा मॉडल बनाया हुआ था। उन्हीं के स्टूडेंट रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने बाद में अध्ययन किया। लेकिन टीको ब्राहे और उसके बाद गैलीलियो केपलर, ये पैरेलल दो नाम एक साथ चले तो गैलीलियो ने जहाँ पर पहली बार इनिशियल वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को खोजा, किसी एक मूवमेंट पर किसी वेलोसिटी का अध्ययन किया जा सकता है। इससे कई फिलॉसफी की क्वेश्चंस को भी किया, लेकिन अभी हम लोग उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन जब गैलीलियो ने पहली बार अपनी किताब निकाली और इस चीज़ को सिद्ध कर दिया जो कोपरनिकस कह रहे थे, यानी कि हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स को, धरती केंद्र नहीं है, जो चर्च में टॉलेमी की जो शिक्षाएं हैं वो गलत हैं। धरती केंद्र नहीं है। जुपिटर भी जो है, जुपिटर के उन्होंने उपग्रहों को देखा कि उसके चारों ओर भी उसके चंद्रमा चक्कर काट रहे हैं, वो असल में मौजूद है। अपनी टेलीस्कोप के जरिए एक तरफ उन्होंने आसमान में जब झांक कर देखा तो स्वर्ग नहीं दिखाई दिया। वो स्वर्ग जिसमें हमें कायदे से दिखना चाहिए था कि इंद्र महाराज बैठे हुए हैं और नृत्य हो रहा है, तो जब स्वर्ग में झांक कर टेलीस्कोप से देखा तो वो नहीं दिखाई दिया। धरती को जब माइनिंग शुरू हुई, धरती खोद कर देखा तो शैतान नीचे से नर्क से नहीं निकले, धरती की सतह एक के बाद एक निकली तो फॉसिल्स निकले, अपना अतीति निकला। और आसमान में भी झांक कर देखे तो अपना अतीति दिखाई देता है, क्योंकि सितारे जो हमें दिखाई देते हैं वो बीता हुई रोशनी है जो हम तक पहुँच रही है।
क्योंकि रोशनी की गति सीमित है, वो तत्काल नहीं पहुंचती है। जो आसमान में सितारे दिखाई दे रहे हैं वो बीता हुआ कल है, वो बीत चुका है। शायद कई 100 साल पहले की तस्वीर हम आसमान में देख रहे हैं, वही रास्ता बताता है आगे का। हम कई बार बहुत सितारा देख के, ध्रुव तारा देख के पता लगाते हैं ना कि डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन देखने के लिए, यानी कि आगे की यात्रा करनी है, तो आपको भविष्य को तो देखना ही अतीत को तो देखना ही पड़ता है। वैसे ही ज़मीन में खोदा, ज़मीन के नीचे से निकाला तो जो फॉसिल्स मिले, उन फॉसिल्स से खुद के बारे में पता चलना शुरू हुआ। दूसरी तरफ जब माइक्रोस्कोप आई, माइक्रोस्कोप से पहली बार कॉर्क को देखा, कॉर्क के अंदर की सेल्स को देखा, उससे पता चला कि भाई हर चीज़ के अंदर सेल नुमा स्ट्रक्चर मौजूद है। चाहे वो पेड़ में मौजूद है, चाहे इंसान के अंदर मौजूद है, चाहे किसी जीव जंतु के अंदर मौजूद है। यानी कि एक लाइफ की जितनी फॉर्म्स थी उस पर भी स्टडी होनी शुरू होती है, एक एनाटॉमी की स्टडी होनी शुरू होती है, लाइफ फॉर्म्स की स्टडी होनी शुरू होती है, और यही सारी चीज़ें मिलकर बायोलॉजिकल स्टडीज़ को पैदा करना शुरू करती हैं। और बायोलॉजी में भी एक के बाद एक, अगर कहें तो सबसे साइंसेस में भी फिजिक्स सबसे पहले डेवलप होता है। मैथमेटिक्स का बेसिस तो ग्रीक सोसाइटी से लेकर इंडियन सोसाइटी में कई चीज़ें बहुत सारी डेवलप हो चुकी थी। रोल्स थ्योरम का बेसिस आ जाना, ज्योमेट्री का डेवलप हो जाना, अर्थमेटिक का डेवलप हो जाना, एल्जेब्रा का डेवलप हो जाना, उसको सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम फंक्शंस ने देने का काम किया, कैलकुलस ने देने का काम किया। वो सब मॉडर्न साइंस की देन है। लेकिन फिजिक्स को मॉडर्न साइंस की, कैलकुलस की ज़रूरत थी, और वो एक समय पर आता है। गैलीलियो के आगे न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कैलकुलस को खोजते हैं, और उसी के पैरेलली लेibniz इस बात को खोजते हैं कि कैलकुलस जैसी चीज़ मौजूद होनी चाहिए। ये सारी अवधारणाएं एक साथ डेवलप होनी शुरू हो रही थी। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद बायोलॉजी। इस पैटर्न में इस एक के बाद एक चीज़ें डेवलप होती है, क्योंकि बायोलॉजी की स्टडी के लिए आपको केमिस्ट्री का अध्ययन ज़रूरी है। केमिस्ट्री के अध्ययन के लिए आपके पास फिजिक्स की बेसिक स्टडी ज़रूरी है, उसके बिना आप केमिस्ट्री में नहीं जा सकते। केमिस्ट्री के लिए जो रासायनिक जगत में जितने परिवर्तन चलते हैं उनका अध्ययन करना ज़रूरी है। उसके लिए पहले वो लॉज को डिफाइन करना ज़रूरी था, जो आप सितारों को देखकर या अपनी धरती की सतह पर होने वाले परिवर्तन थे, या धरती के नीचे जो हाइड्रोडायनेमिक्स उसके सारे परिवर्तन थे, उसका अध्ययन जब कर चुके होते हैं तभी हम लोग केमिकल लॉज को हम लोग खोज सकते थे, या डाल्टन्स एटॉमिक लॉ आ सकता था, गैसेस के लॉज पर बॉयल्स लॉ आ सकता था, चार्ल्स लॉ आ सकता था। ये सारे लॉज उसके बाद ही आ सकते थे। जब ये सारी चीज़ उसके बाद आती है, इसके बाद ही बायोलॉजी डेवलप हो सकता था। बायोलॉजी 19th सेंचुरी में जाकर डेवलप होना शुरू होता है। लेमार्क की थ्योरी आती है इवोल्यूशन के ऊपर, वो बात करते हैं, और सारी चीज़ों को आगे ले जाकर डार्विन आगे पुट करना शुरू करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में जो इसको धकेल कर तेज़ी से आगे लेकर जाने वाली शक्ति क्या थी? मॉडर्न इंडस्ट्री। उस मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए, जो मॉडर्न इंडस्ट्री को ज़रूरत थी नेविगेशन के लिए, जब 14th सेंचुरी 1450 में कॉपरनिकस की बात का समर्थन करने वाला कोई एक तबका पैदा हुआ, जब कभी कॉपरनिकस ने बात की, क्यों ज़रूरत थी उस तबके की? क्योंकि तब पहली बार ट्रेड शुरू हुआ, जहाज़ों को पार करके अमेरिका तक जाना था, व्यापार होना था। ऐसे सिटी स्टेट्स बनने शुरू होते हैं जो अपने व्यापार के, जो उनके पैदा हो रहा था माल, वो माल ले जाकर दूसरी जगह जाएं लेकर, और वो दूसरी जगह से लेकर आए। क्यों वास्को डिगामा, क्यों कोलंबस जैसे लोग एक दौर में पैदा होता है, और उसी दौर के आसपास बिलोंग करते हैं कॉपरनिकस, क्योंकि नेविगेशन के लिए पुराने चर्च द्वारा जो नियम बनाए गए थे उसको तोड़कर मॉडर्न साइंस की ज़रूरत थी। गैलीलियो को बाकायदा समर्थन दिया था मैन्युफैक्चरर्स ने। गैलीलियो ने जब अपनी राइटिंग्स निकली थी, चर्च के द्वारा इंक्विजिशन चला था, चर्च ने उस पर रोक लगा दी थी, कहा था कि आप ईश्वर विरोधी काम कर रहे हैं। जब डार्विन ने काम कहा था तब भी ये बात हुई थी, तब भी इस पर यह बात कही गई थी। लेकिन इन सारे बंधनों से टकराते हुए, इस सब को तोड़कर मॉडर्न साइंस आगे डेवलप होता है। और जो पहले अपने मिस्टिसिज्म को उसने दूर किया था, वो उसने सारे मिस्टिसिज्म से हटाकर रेशनल साइंस डेवलप होता है। क्वांटिटेटिव वो होता चला जाता है। वो क्वांटिटेटिव रेशनल होते 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 वो एक तरफ आसमान में जब झांक कर देखा, तब उसको स्वर्ग के कोई लोग नहीं दिखाई दिए। उसने जब ज़मीन को खोद कर देखा तो नर्क से शैतान नहीं दिखाई दिए। उसने अपने शरीर को भी भेद कर देखा, शरीर को खोल कर देखा, तो उसमें ईश्वर की छाप नहीं दिखाई दी। जब डार्विन ने यह बताया कि मनुष्य तो एक लाइफ फॉर्म ही है, और वो लाइफ फॉर्म अपने पुरखों से बना है, वो कोई विशेष लाइफ फॉर्म नहीं है कि चुटकी बजाई और इंसान पैदा हो गया। इंसान ऐसे नहीं पैदा हुआ। डार्विन ने बताया इंसान पैदा होना, इंसान प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन है।
इंसान भी एक वक्त में पैदा हुआ, ऐसा बना है। तो ये पूरे अवधारणा में वो लगातार अपने अंदर से मॉडर्न साइंस एक तरफ इस चीज़ को अलगाता हुआ आगे बढ़ता है। और 20वीं सेंचुरी तक जब हम पहुंचते हैं, इसी समय तक पैरेलली न्यूटन के बाद तक आते आते ह्यूजेंस आ चुके हैं, ऑप्टिक्स में काम नए लेवल तक डेवलप हो चुका है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेव पर काम होना शुरू हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी की खोज हो चुकी है। फैराडे जैसा एक गरीब मजदूर जो कि कांच के छोटे से भट्टे में काम करता था, वहाँ जाकर वो छोटे प्रयोग कर रहा है, उसमें से उसने फैराडे ने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। उस तरफ इन सारी चीज़ों को मैग्नेटिज्म के प्रयोग होने शुरू हो जाते हैं, नई नई चीज़ें सामने आ रही थी और इन सारी अवधारणाओं को मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अवधारणा, मैक्सवेल जैसा सिद्धांत आता है। और 20वीं सेंचुरी में जब हम लोग पहुँचते हैं, 20वीं सेंचुरी, जहाँ पर 20वीं सेंचुरी से थोड़ा सा पहले जर्मनी में मेटल इंडस्ट्री पर एक बहुत तेज़ी से डेवलप होता है। बिस्मार्क आता है और कहता है कि हम लोगों को जर्मनी को आगे बढ़ाना है। जर्मनी दो चीज़ों से आगे बढ़ेगा, लोहे और खून की पॉलिसी हम लोग लागू करेंगे, स्टील एंड ब्लड, पॉलिसी ऑफ स्टील एंड ब्लड। स्टील के मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग इतने बड़े लेवल पर होना है और स्टील को और मेटल को बड़े लेवल पर काम करने के लिए बहुत लेवल पर उसको हीट करने की ज़रूरत होती है। मेटल्स को, उसको मॉड्यूलेट करने के लिए, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े करने के लिए, उस स्ट्रक्चर में जब मेटल्स को हीट किया गया तो पहली बार एक नया फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया, वो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन आधार था क्वांटम मैकेनिक्स का। वो फर्स्ट स्टेप था जिसमें एक ऐसी चीज़ सामने दिखाई दे रही थी, पुरानी अवधारणाएं टूटने लगी थी, कोई एक नई चीज़ सामने दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ जो धरती की खोज चल रही थी, धरती में से कुछ ऐसे तत्व निकल रहे थे जो तत्व नॉर्मली नहीं बिहेव कर रहे थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दिखाई देने शुरू हुए। एलिमेंट जिसको एटम, जिसको के सबसे छोटा इंडिविजुअल माना जाता था, उसका पेट फटा, उसके अंदर से कई और चीज़ें निकल कर आई, उसमें से पता चला कि उसके अंदर और सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये रेडियो एक्टिविटी का आना या ब्लैक बॉडी रेडिएशन का आना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आना, एटम के भीतर की संरचना को देखा जाना, क्वांटम मैकेनिक्स का पैदा होना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पैदा होना, जहाँ पर अब हम लोग मैक्रोस्कोपिक से लेकर मानवीय समाज से लेकर धरती की तमाम चीज़ों से लेकर अब पहली बार अपने भीतर तक झांक कर देख रहे थे और उन एटम के भीतर तक झांक कर देख रहे थे। दूसरी तरफ आइंस्टीन जैसा व्यक्ति, वो जो देखता है वो सितारों की गतिकी को और पूरे ब्रह्मांड के आकार, उसके फैलाव को भी अध्ययन करना उसका शुरू कर देता है, स्पेस टाइम का अध्ययन शुरू कर देता है, स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर बात करना शुरू कर देता है। ये सारी चीज़ें मेटलर्जी की स्टडी, जितनी तेज़ी से ये डेवलप होता है, जितनी तेज़ी से साइंस टेक्नोलॉजी उसी तरीके से डेवलप होती है जिस तरह से नई नई चीज़ें, ये जितना मॉडर्न इंडस्ट्री आगे बढ़ रही थी, ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी, इसी के अनुपात में साइंस और टेक्नोलॉजी में तेज़ी से प्रगति होती है। ये डेवलप होता है और उसको तेज़ी से आगे बढ़ाना शुरू करता है। और आज के दौर में हम लोग जहाँ खड़े हैं, जहाँ पर कई प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, कई थ्योरीज को प्रूव कर चुके हैं, आज जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं तो जेनेटिक्स पर हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ हम डार्विन के एवोल्यूशनरी थ्योरी में दो थ्योरीज के बीच में बहस है, मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी है और एक एक्सटेंडेड एवोल्यूशनरी सिंथेसिस है। उन दोनों के बीच में बहस चल रही है कि एपिजेनेसिस होता है या नहीं होता है, जेनेटिक्स की थ्योरी को कैसे समझा जाए, उस पर भी कई बहसें मौजूद हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के कई इंटरप्रिटेशंस मौजूद हैं, क्वांटम मैकेनिक्स को समझा जा रहा है, कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स कई मौजूद है, एक तरफ स्ट्रिंग थ्योरी मौजूद है, एक तरफ क्वांटम लूप ग्रेविटी मौजूद है। नेचुरल साइंसेस इतना ज़्यादा अमूर्तन और इतना ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो चुका है कि एक वक्त में फैराडे जैसा व्यक्ति जो एक गरीब कांच के छोटा सा एक वर्कशॉप में काम करता था, वो कई एक्सपेरिमेंट्स करके मॉडर्न साइंस में अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकता था, लेकिन आज वो नहीं हो सकता है। आज एक जीनियस भी नहीं कर सकता बहुत सारी चीज़ें। आज हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ पे सर्न जैसा एक एक्सपेरिमेंट होता है, हिग्स बोसॉन का एक पेपर छपता है, हिग्स बोसॉन के एक पेपर में कितने ऑथर्स हैं? 4500 ऑथर। लीगो एक्सपेरिमेंट होता है जहाँ हम लोग ब्रह्मांड में हमसे करीब करोड़ों साल पहले घटी हुई एक दो सितारों का या एक ब्लैक होल द्वारा एक सितारे को खाए जाने की परिघटना को, उसके द्वारा उसकी सुगबुगाहट, ब्रह्मांड की सुगबुगाहट को लीगो की प्रयोगशाला में ग्रेविटेशनल वेव्स को सुनने की कोशिश करते हैं। उसमें कितने वैज्ञानिक हैं? हजारों वैज्ञानिक हैं। जीनोम प्रोजेक्ट का अध्ययन करने के लिए कितने वैज्ञानिक इन्वॉल्व हैं? हजारों वैज्ञानिक इन्वॉल्व हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान आज इतना ज़्यादा सामाजिक हो चुका है, इतना ज़्यादा उसको कलेक्टिव एफर्ट की डिमांड करता है, और वो कलेक्टिव एफर्ट आज जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, वो कलेक्टिव एफर्ट बार बार रुक जाता है, थम जाता है। इन सारे प्रयोगों के लिए ज़रूरत नहीं है, इन सारे प्रयोगों को थाम दिया जाता है। स्पेन अपनी साइंस मिनिस्ट्री को ख़त्म कर देता है 2008 के संकट के बाद से। वो कहता है साइंस वाइंस पे क्या खर्च करना है, साइंस मिनिस्ट्री ख़त्म कर दी। भारत में भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास आप जाइए रिसर्च फंड मांगने के लिए, तो पूछेगा इसका इंडस्ट्रीज में क्या सीधा आउटकम क्या होगा, इसका प्रॉफिट, सीधे प्रॉफिट से क्या रिलेशन है इसका। अभी आप प्रोजेक्ट यूजीसी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पहले दिया करते थे, मैं एज अ साइंटिस्ट बता रहा हूँ, जब हम लोग कोई थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट लेके जाते हैं कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि एक प्रॉब्लम पर के इलेक्ट्रॉन कोरिलेशन की प्रॉब्लम पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, उस पर हम लोग एक नोवल रिसर्च मेथडोलॉजी प्रपोज कर रहे हैं। उस पर पहले ये आपको एक्सप्लेन करना होता है कि इसका एक सिग्नलिंग इफेक्ट क्या है, सिग्नलिंग इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री। निश्चित ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस लिए? फार्मास्यूटिकल्स में, युद्ध में, वो न्यूक्लियर बॉम्ब या वो न्यूक्लियस की स्टडी हम लोग इसलिए करें कि उस न्यूक्लियस से ऐसा तबाही मचाई जाए कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाए, या इसलिए कि ऐसी बीमारियों का इलाज किया जाए जो बीमारियां आर्टिफिशियली पैदा की जाती हैं, और आज भी उन बीमारियों से लोग मर जाएं जो 350 साल पहले जिनका इलाज मौजूद है। और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में सरकार बताती है 5000 बच्चे रोज भूख और कुपोषण से मर जाते हैं। तो हम ऐसी तो कोई दवा नहीं बना सकते जिससे भूख खत्म हो जाए। ये तो सवाल कहीं ना कहीं इसी पर उठाना होगा कि साइंस इस जगह पर पहुंचा है। एक तरफ हम लोगों के पास सर्न की 28 किलोमीटर लंबी ऐसी सुरंग है जिसके अंदर बैठकर हम लोग 2 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को, उसके एटम्स को टकरा कर देख रहे हैं, उसके भीतर से उसके परखच्चे उड़े उसका अध्ययन कर रहे हैं, जीनोम का प्रोजेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं, हम चंद्रमा पर जा रहे हैं, लेकिन यहीं पर गटरों में अभी तक मौत होती है, यहीं पर गटर में मजदूर उतरते हैं उनकी मौत होती है। तो कुछ सवाल हैं जो अभी भी उस एक वैज्ञानिक के नज़र से हम लोगों को पूछने चाहिए। खैर, इस पर तो आएंगे ही, मैं इस बात को एक कंक्लूजन के तौर पर रखूंगा। मुझे क्यों लगता है कि अभी जो हमने बातचीत की, मैं अपनी बात को समेटते हुए 3 कंक्लूजन्स और 3 कंक्लूजन से निकलते हुए 3 टास्क पर बात रखूंगा। पहला कंक्लूजन, जितना हम लोग इस पूरे विज्ञान की यात्रा पर आगे बढ़ें, यानी कि जहाँ से मैंने बात अपनी शुरू की, पेलियोलिथिक सोसाइटी से, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज से होते हुए, खेती के युग से होते हुए, हैंडीक्राफ्ट से, मैन्युफैक्चर, मशीनों मैन्युफैक्चर से मॉडर्न इंडस्ट्री तक पहुंचते हुए, और मॉडर्न इंडस्ट्री में भी लगातार डेवलपमेंट होते चले जा रहे हैं। अब आज हम जिस एज में हैं, आज सबसे ज़्यादा लोग आजकल ऑटोमेशन का हल्ला मचा रहे हैं। चैट जीपीटी आ गया, मानवता को खतरा है, मानव को रिप्लेस कर देगी, मशीन कब्जा कर लेगी। ऑटोमेशन तो पहली बार तभी आ गया था जब हैंडलूम को हटा के पावर लूम आया था। ऑटोमेशन को ना समझना है, आज ऑटोमेशन और कुछ नहीं कर रहा है, ऑटोमेशन वही कर रहा है जो ऑटोमेशन और कुछ नहीं है, मनुष्य द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज़ का ही रिपीटिशन करता है बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। तो वो वही कर रहा है, इवन चैट जीपीटी वही कर रहा है, इवन कोई भी आप गूगल का सॉफ्टवेयर देख लीजिए, जितने उसमें डेवलपमेंट्स हुए वो कुछ नहीं कर रहा है। वो जिस चीज़ पर काम करता है, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो, चाहे अल्फा गो हो, ये सारे सॉफ्टवेयर्स और कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें और कोई नई चीज़ें नहीं कर रहे हैं, ये वही कर रहे हैं जो हैंडलूम को रिप्लेस करके पावर लूम ने किया था। लेकिन एक घर में जब वॉशिंग मशीन आ जाती है, तो वॉशिंग मशीन आने पर आपके घर में काम कम ही हो जाता है ना माँ का। लेकिन हमारे समाज में मशीन आती है तो कई लोगों को लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है काम से। मशीन आती है तो बहुत लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। खैर, उस पर फिर आगे जाएं तो मैं बार बार उस सवाल पे, दूसरे सवाल पर आ जाता हूँ। लेकिन पहले कंक्लूजन को हम लोग ड्रॉ करें तो नेचुरल साइंस ने एक लंबे अपने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में स्टोन एज से होते हुए ब्रॉन्ज एज से आयरन एज से हम लोगों ने जंगलों में कंदमूल शिकार इकट्ठा करते हुए, पशुपालन करते हुए, खेती करते हुए, खेती से होते हुए, नदियों के आसपास बसी हुई सभ्यताओं से होते हुए, लोहे की कुल्हाड़ी का प्रयोग कर गंगा के मैदानों पर उगे हुए घने जंगलों को काट कर उसके पास नदियों के आसपास जो खेती शुरू की,
वहाँ से आगे बढ़ते हुए जहाँ पर 16 जनपद से मौर्य सभ्यता एक एक समाज में आगे बढ़ते हुए गौतम बुद्ध के दर्शन से होते हुए हर्ष के काल तक, गुप्ता के काल तक होते हुए, टर्किश इन्वेजन से लेकर मुगल काल आने तक, अंग्रेज़ों के आने तक ज़बरदस्त प्रगति की है। हम लोग जहाँ पर खड़े थे, एक पत्थर का औजार जो फेंक कर मारता था एक कबीलाई समाज का मनुष्य, उससे लेकर आज हम लोग स्पेसशिप अंतरिक्ष में लॉन्च करने लगे। स्टैनली क्यूब्रिक की एक फिल्म है 2001 अ स्पेस ओडिसी, उसमें एक दृश्य यही आता है कि एक तरफ एक प्रिमिटिव सोसाइटी दिखाई गई है जहाँ पर एक मनुष्य एक पत्थर का औजार फेंक कर मारता है और एकदम से दृश्य दूसरा शुरू होता है जो वो स्पेसशिप में तब्दील हो जाता है। ये हिस्ट्री का डेवलपमेंट है कि हम लोग उस पत्थर के औजार से होते हुए स्पेसशिप तक पहुँच गए हैं, वहाँ तक हम लोग चीज़ों में आगे डेवलप हो गए हैं। और पत्थर के औजार के समय जो हम लोगों को प्रकृति की शक्तियाँ हमारे लिए अबुझ थी, प्रकृति की शक्तियों के पूजन करते थे हम लोग। उस समय अग्नि देवी थी, अग्नि देवता थे, जो भी प्रकृति की सीधे प्रत्यक्ष शक्तियाँ थी वही पूजे जाते थे। उसके बाद उन शक्तियों का और ज़्यादा मिस्टिफिकेशन होता चला गया। अब प्रकृति अलग होती चली गई और धर्म अलग होता चला गया। लेकिन धर्म जब प्रकृति के विज्ञान के पैरों में बेड़ियां बनता चला गया तो प्रकृति विज्ञान ने उसके खिलाफ भी संघर्ष छेड़ा, जो रेनेसा के तहत झंडा वो फहराते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान ने इस पूरी यात्रा में एक चीज़ सिद्ध किया है हर एक चीज़ के ओरिजिन को पहचाना, चाहे वो सितारा हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एक धूल का कण हो, चाहे वो पूरी समूची आकाश गंगा हो। हर एक चीज़ में जो चीज़ है आपके सामने वो यही है। हर एक चीज़ मटेरियल वर्ल्ड है जो हमारे सामने एग्जिस्ट करता है। मिस्टिसिज्म को उसने हटाकर साफ कर दिया। उसने इस पूरी इतनी लंबी यात्रा में उसने मिस्टिसिज्म के जितने भी फॉर्म्स थे उन सबको परे हटा कर रखा है और ये बोला है कि जब आप एक साइंटिस्ट की तरह बात कर रहे हैं तो बात करिए फैक्ट्स की, तथ्यों की, तर्कणा की। इसको उसने खोजा और आपके एजेंडे में रखा है ऑब्जेक्टिविटी को। आपको ऑब्जेक्टिव बनाया, आपको कहें कि आपको यह अध्ययन करना सिखाया है कि जो पेड़ पौधों का आपको अध्ययन करना है या आसमान के सितारों का अध्ययन करना है या अपना खुद का अध्ययन करना है या अपने समाज का अध्ययन करना है तो आपको वस्तु परख होना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा। और ये चीज़ों के ओरिजिन के तौर पर उसने पहचाना है कि हर एक चीज़ का उद्भव यहीं से होता है। जीवन मृत्यु से पैदा होता है, जीवन अचानक से किसी बाह्य शक्ति से नहीं पैदा होता है, जीवन का उद्भव भी यहीं से होता है। एक सितारा मरता है और अपनी बची हुई धूल राख से नए सितारों को जन्मता है। पुराने बड़े सितारों के टूटने बिखरने से नई आकाश गंगाएं पैदा हुई हैं। बिग बैंग से पहले भी ब्रह्मांड की एक संरचना मौजूद थी। वो ब्रह्मांड का शून्य नहीं है जिस शून्य से चीज़ें शुरुआत होती है। भले ही हॉकिंग हार्टल थ्योरी जो कहती हो, स्टीफन हॉकिंग प्रो पीपल साइंटिस्ट, लेकिन जहाँ पर वो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में कहते हैं कि टाइम बिगिन्स फ्रॉम हियर। वो टाइम मैथमेटिकल कंसेप्शन है लेकिन वास्तव में चीज़ें वहाँ से शुरू नहीं हुई, क्योंकि आज जो थ्योरी है वो ये बताती है वैक्यूम के बारे में। वैक्यूम शून्य नहीं, वैक्यूम मौजूद है। वो एक छोटे से इफेक्ट में आप रोशनी का एक्सरे करते हैं, यानी कि सूरज का एक्सरे करके देखते हैं, जैसे हम लोग अपनी हड्डियों का एक्सरे करके देखते हैं। जब सूरज का एक्सरे किया जाता है तो सूरज के एक्सरे में एक एनॉमली आती है जिसको स्टडी कॉम्पटन इफेक्ट करता है। वो ये बताता है कि एक वैक्यूम मौजूद है जिससे चीज़ें पैदा हो रही हैं और वो मटीरियल वैक्यूम है। वो बिग बैंग से पहले की संरचना के बारे में इशारे कर रहा है, वो उसके बारे में बता रहा है, उसके बारे में कुछ इशारे कर रहा है। या जो डार्क एनर्जी मौजूद है वो उसके बारे में इशारे कर रही है कि कुछ चीज़ ऐसी थी जो इसके पहले मौजूद थी, अभी हमारे पास अध्ययन करने का फैक्ट्स मौजूद नहीं है, तथ्य मौजूद नहीं है। और ऐसा होता है, एक साइंटिस्ट हमेशा अपनी सीमाओं को जानता है। एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है असल में वो कुछ नहीं जानता है। एक वैज्ञानिक हमेशा उसके सामने कुछ अनसुलझे सवाल रहते हैं। वो सिर्फ दृष्टिकोण की बात कर सकता है, वो बात कर सकता है मेरा एक वर्ल्ड व्यू है, मेरा एक नज़रिया है, मेरी एक मेथडोलॉजी है। नज़रिया चीज़ों के ओरिजिन के बारे में बात करना कि चीज़ें यहीं से मौजूद रहती हैं। दूसरा सवाल, जिन चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं
यानी कि दूसरे कंक्लूजन पे जब हम लोग पहुँचे, इससे पहले पहले टास्क पे हम लोग बात करें, आज भी नए किस्म से मिस्टिसिज्म को फैलाया जा रहा है। आज भी नए किस्म से लोगों के बीच में तमाम किस्म से ऑब्सक्योरेंटिसिज्म, मिस्टिसिज्म फैलाया जा रहा है, इवन नेचुरल साइंसेस में। 2022 के नोबेल प्राइज विनर क्वांटम इंटेंगलमेंट के लिए ज़िलिंगर एक थे जिनका क्वांटम इंटेंगलमेंट पे काम है। वो कहते हैं कि ये क्वांटम इंटेंगलमेंट अपने आप में बाइबल की इस थीसिस को, बाइबल के इस कथन को सही सिद्ध करता है, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड। ये बकवास है, इन द बिगिनिंग देयर वाज डीड। क्वांटम इंटेंगलमेंट का आप अध्ययन करें, वो पूरी तरीके से उसमें कोई मिस्टिसिज्म की ज़रूरत नहीं है। उसको समझने के लिए जो भी वर्ल्ड है वो इसी चीज़ों से समझा जा सकता है। उसका इंटरप्रिटेशन जो ज़िलिंगर जैसे साइंटिस्ट करते हैं वो बोगस है, बकवास है, उसमें कुछ भी नहीं है। या अब आपके बीच में एक, जैसे कहें कि विज्ञान जगत के एक चेतन भगत है, जैसे चेतन भगत लुगदी साहित्य जो कहीं भी रेलवे स्टेशन के आगे मिल जाता है, जिसमें पूर्ण जरूर बकवास लिखी होती है, जिसका कोई ना तो जिसको लगता है कि सेल्फ हेल्प बुक जो सड़क किनारे बिकती है उससे उसको कोई सेल्फ हेल्प हो जाएगी, वो उसके धंधे में मदद कर रहा है जो सेल्फ हेल्प बुक छाप रहा है, और कुछ नहीं होगा। वैसे ही एक युवल नोआ हरारी नाम का एक व्यक्ति है जिसको ना तो विज्ञान के बारे में कुछ पता है, ना इतिहास के बारे में कुछ पता है, ना फिलॉसफी के बारे में कुछ पता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब, भयंकर मूर्खता को परोसा गया है। और ये काम कई हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो युवल नोआ हरारी को हिस्ट्री की किताब मानकर पढ़ रहे हैं। इडियट है वो, एक शब्द में कहें मूर्ख, महामूर्ख। जिस व्यक्ति ने बायोलॉजी ठीक से पढ़ी हो, जिस व्यक्ति ने हिस्ट्री ठीक से पढ़ी हो, एंथ्रोपोलॉजी ठीक से पढ़ी हो, उस किताब को पढ़कर उसको थोड़ी देर में नफरत अंदर से गुस्सा ऐसा आने लगेगा, मतलब मैं अपने शब्दों को संसदीय भाषा तक ही सीमित कर रहा हूँ, वरना असंसदीय भाषा तक मेरा जाने का मन करता है कई बार। लेकिन इस तरह के बहुत मिस्टिकल अटैक्स हो रहे हैं और ये भरमार है, इसका एक मार्केट है। यूट्यूब चैनल्स से लेकर पॉपुलर साइंस फिक्शन से लेकर तमाम किस्म के लोग, और ये तो एक वो है जो पॉपुलर उसमें कर रहा है। आप देखिए रिचर्ड डॉकिंस को, ठीक है बस 10 मिनट। हाँ। तो पहला ये निकलता है और उससे एक टास्क निकलता है। दूसरी बात, मेथडोलॉजी क्या हो चीज़ों को अध्ययन करने की, क्योंकि बातचीत खत्म करनी है तो मैं थोड़ा सा समेटते हुए अपनी बात करता हूँ। मेथडोलॉजी क्या है? मेथडोलॉजी ये है कि कोई भी चीज़ जो आई है वो हमेशा मौजूद नहीं रहेगी, कोई एब्सोल्यूट स्टेट नहीं होता है। पुराने सितारों के बिग स्टार्स थे, बिग स्टार्स गुजर गए, गैलेक्सीज आई, गैलेक्सीज की फॉर्म्स भी चली जाएंगी, सितारे थे, सितारे भी चले जाएंगे, वाइट ड्वार्फ्स थे, वाइट ड्वार्फ की फॉर्म भी चली जाएगी। इवोल्यूशनरी फॉर्म में पहली बार जिस तरह के लाइफ फॉर्म्स आई थी, आज उस तरह की लाइफ फॉर्म्स नहीं है। मानव समाज जिस तरह से पहले मौजूद था, आज उस रूप में मौजूद नहीं है। हम जैसे कल थे, आज हम वैसे नहीं हैं। चीज़ें जैसी होती हैं वैसी नहीं रहती हैं, यानी कि लॉज ऑफ डेवलपमेंट हमेशा चीज़ें बदलती रहती हैं। हर एक चीज़ ट्रांजिटरी है, कोई चीज़ स्थायी नहीं है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। ना हमारा अतीत, ना हमारा आज, ना हमारा भविष्य जो है वो बदल जाएगा। गोइठे ने कहा ऑल दैट कम्स इनटू बीइंग डिजर्व्स टू पैरिश। इसी बात को अलग अलग तरह से चीज़ों को फिलोसफिकली, नेचुरल साइंस इसको सब कुछ चीज़ों को शानदार तरीके से समझाता है। इवन फंडामेंटल इंटरेक्शन भी एक वक्त में पैदा हुए, इवन फोटॉन्स एक वक्त में पैदा हुए, रोशनी एक वक्त में पैदा हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अवधारणा एक वक्त में पैदा हुई। इवन वो मटीरियल वर्ल्ड जैसा था वो वैसा नहीं था, यानी कि नेचुरल साइंसेज भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एब्सोल्यूट हो। वो लॉज ऐसे नहीं हो सकते जो हमेशा के लिए होने चाहिए। इसलिए इससे नतीजा क्या निकलता है, टास्क क्या निकलता है? चीज़ों का एब्सोल्यूटाइजेशन का विरोध करना चाहिए। किसी भी ऐसी चीज़ जो महानतम है, हर महान चीज़ पतित होती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो एब्सोल्यूट ग्लोरी और बहुत ऐसी चीज़ हो जो सब कुछ महान हो और सब कुछ जिसने परिपूर्ण हासिल कर लिया हो। हर एक चीज़ बदल रही है, हर एक चीज़ बदलती है, और आप पुराने से नए की ओर जाते हैं, पुराने को नष्ट करके ही आप नए की ओर जाते हैं। ये आप हर जगह देखिए। विज्ञान आपको एक चीज़ सिखाता है तो यही सिखाता है, चीज़ों की ट्रांजिटरीनेस में यकीन करना, पुराने के नष्ट होने में यकीन करना, नए के पैदा होने में। चीज़ों को आइडियलाइजेशन से बचना चाहिए, किसी भी चीज़ का आइडियलाइजेशन नहीं करना चाहिए।
नेचुरल साइंस की कैटेगरीज कभी नहीं, कोई एक ऐसा साइंटिस्ट जीनियस नहीं पैदा होगा जो सब कुछ खोज लेगा। न्यूटन अपने वक्त में महान थे, लेकिन उनकी कुछ वो कई चीज़ों को नहीं समझ सकते थे। आइंस्टीन अपने वक्त में महान थे, लेकिन सारी चीज़ों को वो भी नहीं समझ सकते थे। डार्विन अपने समय में महान थे, लेकिन सारी चीज़ों को वो भी नहीं समझ सकते थे। उनके अपने लिमिटेशंस थे, वो हिस्टोरिकल लिमिटेशंस थे। और हर साइंटिस्ट अपने वक्त का अपने वक्त की उत्पाद होता है, उसका प्रोडक्ट होता है, और उसी समय के दिए गए मैटर्स पे स्टडी करता है। ये दूसरा निकलता है। आखिरी चीज़, पूरे समाज का ही हम लोग देखें, ये जो पूरी साइंटिफिक नॉलेज है ये सोशल है। चाहे वो कंदमूल उगाने की हो, चाहे वो शिकार करने की हो, चाहे वो लोहे की भट्टी में लोहे का इस्तेमाल करने हो, गंगा के मैदाने को लोहे के कुल्हाड़ों से काट देने की हो, चाहे वो पहली बार जो पूरा स्टेट पैदा हुआ जर्मनी में, जहाँ पर बिस्मार्क की पॉलिसी में, जहाँ पर मेटलर्जी में बहुत तेज़ी से स्टील बनाना शुरू हुआ और उसकी वजह से ब्लैक बॉडी रेडिएशन की शुरुआत हुई, ये किसी और एक ऐसा फिनोमेना मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, मॉडर्न इंडस्ट्री की वजह से, उसमें होने वाले नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से एक सोशल लेवल पर पैदा होता है। उसको एक साइंटिस्ट समझ सकता है। साइंटिफिक नॉलेज कोई जीनियस अपने घर में नहीं पैदा करता है, वो सब कुछ साझा है, सब कुछ सामूहिक है, और वो सामूहिक तौर पर उसका होता है। ये क्वेश्चन सिर्फ मोरालिटी का नहीं है, ये साइंटिफिक जजमेंट है। अगर हम हिस्ट्री से कुछ सीखते हैं तो इससे एक नतीजा क्या निकलता है? नतीजा, आखिरी बात यही मैं ये कहना चाहूँगा, जिसकी बात मैंने पहले भी इसमें बात कही, चाहे आप एटम कणाद का भी नहीं था, एटम डेमोक्रेटिस का भी नहीं था, एटम दोनों का था, एटम हम सबका था। जो एटॉमिक की थ्योरी आई वो हिंदुस्तान में कणाद ने भी थी, डेमोक्रेटस ने भी थी, बाद में डाल्टन ने भी प्रूव की, बाद में उसको कई और लोगों ने इस्तेमाल किया, वो सबका था। ग्रेविटी चाहे ब्रह्मगुप्ता ने दी हो, अल बिरूनी ने दी हो, या फिर न्यूटन ने दी हो, सबकी है। ना वो अरब जगत के अल बिरूनी की थी, ना भारत के भारत गुप्ता ने जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दिया, वो सबका है। हर एक के अंदर उस थियोरेटिकल कंसेप्शन के में कुछ डेवलपमेंट्स में मदद की, वो साझा था, वो सामूहिक था। देश काल के पार, समय के पार, वक्त की सीमाओं के पार भी, और आज जो साझा खड़े हुए लोग हैं उन सबका है। और जब तक समाज दो हिस्सों में बटा रहेगा, जब तक समाज में ये दो फाड़ रहेगी, जब तक हैव नॉट और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास सब कुछ होगा और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास कुछ नहीं होगा, तब तक विज्ञान यही करता रहेगा कि अपने ही द्वारा बनाई गई दुनिया को नष्ट करने के लिए वो अभिशप्त रहेगा। वो एक तरफ मकान बनाएगा, एक तरफ इस दुनिया को रचेगा, और दूसरी तरफ उन्हीं को तबाह बर्बाद करने के लिए हथियार भी बनाएगा। इसका सीधे सीधे इससे जुड़ाव है, जो एक वैज्ञानिक को इस समता मूलक समाज में, एक ऐसे समाज में यकीन करना चाहिए कि साइंस वास्तव में सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी में जब तक डिविजन्स, दो फाड़ रहेंगी, विज्ञान भी अपने ही डेवलपमेंट को अपने ही पैर से तोड़ता रहेगा। वो एक सिसिफस की तरह बंधा हुआ रहेगा, वो पत्थर चढ़ाएगा और गिरेगा, फिर पत्थर चढ़ाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर चढ़ाएगा, फिर गिरेगा। यही इसके पैरों में आज बाधा है, जिसको तोड़ने का काम हम लोगों के ऊपर है। हम लोगों को साइंस को लोगों तक पहुंचाना होगा, और वास्तव में इस समाज के बीच की भी जो ये दूरियां हैं, इसको ख़त्म करने के लिए भी काम करना होगा। यही इस बात पर मैं अपनी बात यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। शुक्रिया। ज़्यादा समय तो नहीं रहेगा, बट फिर भी दो तीन सवाल शायद ले सकते हैं, अगर या कुछ कमेंट के साथ सवाल ले सकते हैं। ओके, कुछ लोग और ज़्यादा और टाइम था, और कुछ किताब भी है इस पास के, तो जिनके सनी के एडिटर है, तो वो भी आप जाते हुए देख ही जाइए। कोई कमेंट या कोई सवाल? पीछे एक मिनट, आपने जो भी बताया एकदम सरल भाषा में, हाँ, काफी मतलब अच्छा लगा कि इस तरीके से भी कोई नहीं बोल सकता, तो इस तरीके से भी कोई प्रोफेसर या कोई टीचर या इंस्ट्रक्टर इतनी सरल भाषा में पूरी हिस्ट्री की निचोड़ को बता सकता है। जो बायोलॉजी जो आपने बताई कि बायोलॉजी तो हमने स्कूल में भी नहीं पढ़ी, और ना कॉलेज में गए तभी भी नहीं पढ़ी 11th में। तो जिस तरह से आपने मॉडर्न रिवॉल्यूशन के बारे में बताया, और जिस सोसाइटी से लिंक किया साइंस को, ये आज हर टीचर को और प्रोफेसर को करना चाहिए। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने ये चीज़ें हम सबको
I have a question that you talked about Renaissance thinkers and all. So, how did Renaissance thinkers like Galileo accommodate the ancient knowledge and, or we can say, the scientific knowledge of philosophers like Aristotle to the new discoveries and ideas of that time? उसी चीज़ पर मुझे लगता है मैंने काफ़ी इस पर बात की थी। एरिस्टोटल की जो थ्योरी थी, उसी थ्योरी का जो कॉस्मोलॉजिकल मॉडल था, वो कॉस्मोलॉजिकल मॉडल टॉलमी के सिद्धांत में आता है, जो कि ये क्लेम करता है कि अर्थ सेंटर है और उसको बताता है उस समय का जो भी उनके पास स्टडी मौजूद थी, और वो एक थियोलॉजिकल मॉडल था, उससे वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ती है। उसके बरक्स पहली बार बहस करते हैं कॉपरनिकस, और कॉपरनिकस बोलते हैं कि नहीं, हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स की बात होनी चाहिए। ब्रूनो उसके लिए जिंदा जला दिए जाते हैं। गैलीलियो उस चीज़ को उस जैसे कोई थीसिस आए, उसका एक एंटी थीसिस जो पैदा होता है। आपने एक बात कही इस दुनिया को समझने के लिए या किसी प्राकृतिक परिघटना को समझने के लिए, मैंने उसका विरोध किया। मैंने कहा कि नहीं, आपने जो बात कही है ये गलत कही है। तो मेरी बात आपके विरोध में, आपकी बातों को गलत सिद्ध करते हुए मैं अपने तथ्यों को रखूँगा, और कोई तीसरा व्यक्ति ये सिद्ध कर दे नहीं वो ठीक थे, मैं गलत था, तो उनकी बात में हम दोनों की बात ऑलरेडी शामिल है। वैसे ही गैलीलियो, मैं जब ये बात कह रहा हूँ कि ब्रह्मगुप्ता का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, या भास्कराचार्य जो काम कर रहे थे, या ग्रीक सोसाइटी जो अपना काम उस समय जो स्टडीज़ कर रही थी, उन स्टडीज़ को आर्यभट्ट भी अब्जॉर्ब कर रहे थे, भास्कराचार्य भी अब्जॉर्ब कर रहे थे, और भास्कराचार्य से चीज़ें होते हुए अरब जगत पर पहुंच रही थी। पूरा रेनेसा असल में जिस चीज़ पर खड़ा होता है वो अरब साइंस था। रेनेसांस इस तरह का क्लेम होता है कि यूरोप ने अपने दम पर चीज़ें खड़ी कर ली। रेनेसांस ने जो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब की हैं वो ज़्यादातर अरब के जरिए फ्लो की हैं, और अरब साइंस में बहुत सारी चीज़ें चीन और हिंदुस्तान से एब्जॉर्ब होकर गई हैं। तो अरब साइंस उन सारी चीज़ों का निचोड़ लेकर जाता है, और हिंदुस्तान में उन सारी चीज़ों का एक्सचेंज था, यानी कि चीज़ें एक स्पाइरल में आगे बढ़ रही थी पूरे विज्ञान जगत में। तो कॉपरनिकस जहाँ पर खड़े थे, उसके आगे गैलीलियो जहाँ खड़े थे, गैलीलियो भी उस बिल्डिंग पर खड़े हुए थे जिनके कंधे हमारे पुरखों ने रखे हैं, उनके ढांचे पर ही वो ऊपर खड़े हुए थे। मतलब मैं इसी तौर पर बोल रहा हूँ कि ये तो विज्ञान की यही जर्नी रहती है। कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता कि उसने ये अपने आप किया। आइंस्टीन भी जब काम करते हैं, जिनका क्रिटिक करते हैं आइंस्टीन, जो 1905 में पेपर आता है उनका, वो लॉरेंट्स के पेपर का क्रिटिक है, वो पॉइंकेयर की थ्योरी का क्रिटिक है, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लॉरेंट्स की है। तो आइंस्टीन किनके ऊपर खड़े होते हैं? वो लॉरेंट्स के ऊपर खड़े होते हैं। आइंस्टीन अपने आप वो बात कहते ये मुमकिन ही नहीं था। तो आइंस्टीन अक्सर जब हम लोगों को पढ़ाया जाता है तो हमें ऐसे पढ़ाया जाता है, सिर्फ आइंस्टीन के बारे में पढ़ाया जाता है, और लॉरेंट्स, पॉइंकेयर और उनके पहले के जो थ्योरिटिशियंस थे उनके बारे में बात गायब कर दी जाती है। लेकिन ऐसा चीज़ें कोई डेवलप नहीं होती है। बहुत बहसों के जरिए और एक बहुत ही एक साथ टकराहट में विज्ञान विकसित हुआ है, बहुत सारी टकराहटों के जरिए विकसित हुआ है। इसलिए दूसरे कोई हम दोनों की बहस से ही नई चीज़ पैदा होती है। सृजन तो संघर्ष से ही होता है। एक और चीज़ बोलना था, हमारे साथ दो साथी और, अभिषेक और तरुण, और वो यहाँ पे कुछ स्टडी सर्कल भी चलता है भोपाल में, तो उसमें भी अगर आप लोकली जब कभी जुड़ना चाहो तो आप अपना नाम, नंबर और डिपार्टमेंट शेयर कर सकते हो। ये कागज भी मैं स्प्रेड कर रहा हूँ, और आप अपना सवाल पूछो, उसके बाद सर आपने बोला था कि जो साइंटिफिक थ्योरी होती है वो सबकी होती है, लेकिन जब रिकॉग्नाइजेशन की बात होती है तो वो किसी एक को मिलती है। और इवन दो उसको देखा जाए तो उसमें जो बॉयज़ के लिए वैक्यूम पंप बना था उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन जब बॉयज़ का को रिप्रेजेंट किया जाता है तो ज़्यादातर टेक्स्ट बुक में दिखाया जाता है कि वो उसी पे लिमिटेड है, लेकिन कभी भी हुक्स की बात नहीं आती है। तो ये क्या रीज़न है कि टेक्स्ट बुक रिप्रेजेंट भी करता है तो एक ही इमेज को रिप्रेजेंट करता है, और उसके पीछे के जो एस्पेक्ट है उसको सारा भूल उसको गायब किया जाता है। मतलब वही रीज़न यही है कि जो हम लोगों को पढ़ाया जिस तरह से जाता है उसमें एक हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग ही मिसिंग होती है, और इस तरह से पढ़ाया जाता है कि एक जीनियस था जो पैदा हो गया, या जीनियस हमें कैसे पढ़ाया जाता है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन न्यूटन से पहले कौन था, या न्यूटन के समय ही पैरेलली लिबनिट्ज़ वो बातें कह रहे थे, ये तो बताया नहीं जाता।
न्यूटन की प्रिंसिपिया मैथमेटिका कितनी फिलोसफिकल किताब है। अगर आप उसका पहला पन्ना उठाकर ही पढ़ें प्रिंसिपिया का, तो उसको लगेगा कि ये एक फ़िलोसोफर ने लिखा हुआ एक डिस्कोर्स है, और उस समय की भाषा, उस समय का डिस्कोर्स, उस समय के ज़ुबान उनकी कृति में आ जाती है। लेकिन वो बात गायब हो जाती है। हमें पढ़ाया जाता है कि जो चीज़ चलती है वो हमेशा चलती रहती है। फोर्स एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए, या जो एक्शन लगा वो रिएक्शन के बराबर, रट लो, इतना जानो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लेकिन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से पहले का जनरल थ्योरी, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, या जो वो लॉज निकाल रहे हैं, उसको आप अगर वैसे ना समझे तो वो पहली बार कैलकुलस के बिना आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं समझ सकते। लेकिन ये कभी नहीं हमें बताया जाएगा कि कैलकुलस का फॉर्मुलेशन न्यूटन ने किया, और आप कैलकुलस को समझे बिना, डिफरेंशिएशन को समझे बिना न्यूटन्स के लॉज को नहीं समझ सकते हैं। लेकिन ये बात गायब हो जाती है टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक उसको हटा देती है। ये तो बहुत, मतलब ये मेथड के स्तर पर इतना पुअरली हमें एजुकेट किया जा रहा है, उसकी ये प्रॉब्लम है जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ, चाहे वो बॉयल ने किया हो या किसी ने किया हो, उसके पहले का एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, कितनी बहसें चल रही थी और वो किस समय पर पैदा हुआ, उससे पैदा हुआ, तो आपको एकदम से चीज़ खुल जाती है। क्योंकि हम लोग भी किसी अवधारणा पर बहस करते हैं ना एक दूसरे से, किसी चीज़ को कैसे लागू करना है, क्या करना है। उस कंटेक्स्ट को आप गायब कर दें तो वो अवधारणा ऐसी बन जाती है कि जैसे उसको सपना आया था, या जो बेंजीन की रिंग्स पढ़ाई जाती हैं तो बताया जाता है केकिले को रात को सपना आया था कि सांप अपनी पूंछ पकड़ के घूम रहा है, और बेंजीन की रिंग में, यानी कि उससे पहले के रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर जितनी बहसें चल रही थी वो गायब हो जाती है। हमारे दिमाग में बस यही इंप्रेशन रह जाता है कि अच्छा, एक वैज्ञानिक के दिमाग में सपना आया और उसने पूंछ पकड़ता हुआ अपनी सांप को जो घूम रहा है उसी से बेंजीन की रिंग्स का अवधारणा, समझ लीजिए। तो ये जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है उसमें प्रॉब्लम है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। से जुड़ा हुआ जो बात है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसमें ज़्यादा जो बात है वो कॉन्सेप्ट की जाती है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जाती है, जबकि वो एक हिस्सा है, लेकिन वो प्रोडक्ट है जो नॉलेज जो प्रोड्यूस की गई है। तो ज़्यादा जो है फोकस उस पर होता है, हालांकि जो कैसे हुआ वो उसका चाहे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, प्रोसेस है ना, मेथड है, उसकी तो बहुत कम बात है। तो इसका मतलब क्या है, तो मतलब कारण मतलब क्या जो हम बात सिखाना चाहते हैं हमारे नए विद्यार्थी को, तो उसमें क्या कंसेप्चुअल जो एक अंडरस्टैंडिंग है ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि उसमें फिर एक जुड़ी हुई बात और की है कि शायद जो समझ कुछ लोगों की है साइंस के बारे में, शायद सारे साइंटिस्ट में भी वो समझ में नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि कोई साइंटिस्ट है तो वो भी ये समझ पा रहा है कि कैसे ये नॉलेज प्रोड्यूस हो रही है या इसका क्या प्रोसेस है, शायद उसको भी नहीं, बल्कि तो ये भी दुविधा है, बल्कि तो क्या ये भी जरूरी है कि जो एक विद्यार्थी है साइंस का, उसको ये बातें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है और सिखाई जानी चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए कि कैसे हो रहा है विज्ञान, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसका क्या रिलेशनशिप है अलग अलग चाहे सोसाइटी से है या और जो भी है रिलेशनशिप को, तो वो भी बात उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो ये क्यों नहीं? मुझे जो इसके पीछे कारण लगता है वो ये है कि हमारी सोसाइटी में क्लर्क पैदा किए जाते हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम क्लर्क पैदा करती है, इवन पीएचडी होल्डर्स भी क्लर्क्स हैं। वो क्लर्क इस सेंस में है कि वो क्लर्क्स ऑफ साइंस हैं। जैसे अकाउंटिंग में आपको एक अकाउंट के हिसाब किताब करना सिखाया जाता है और आपके दिमाग में वो टूल्स फिट कर दिए गए हैं। आप एक टूल हैं, आप एक इस पूरे मशीनरी में आपको कहीं पर फिट होना है। उस मशीनरी में नेचुरल साइंस की आपको इतनी समझ की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे एजुकेशन सिस्टम प्रॉपरली ऐसा इसलिए है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम एक ऐसी मशीनरी को चला रहा है या इससे बना हुआ है क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक फंक्शन है सोसाइटी में। और यहाँ पर हमारे समाज में कुछ लोगों को तैयार इसलिए किया जाता है कि वो जाए पॉलिटेक्निक की एजुकेशन लें, उनको इतना ही ज्ञान होना चाहिए कि वो उस मशीनरी पर ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं, उनको उसके बारे में जनरल रेशनाल तक पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं। वो उस मामले में उसके दिमाग को कुंद कर देना चाहती है। और ये एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है?
ये मैकाले की एजुकेशन पद्धति से ही बहुत सारी चीज़ें लेती है, जिसने ब्रिटिशर्स ने जब हिंदुस्तान में क्लर्क उसको चाहिए थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, उस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो पूरे क्लैरिकल एजुकेशन उनके जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो ब्रिटिशर्स होते थे, उन ब्यूरोक्रेट्स के मातहत काम करने वाले इंडियन क्लर्क्स और नीचे के लोगों को तैयार करना था। वैसी पूरी एजुकेशन सिस्टम हम लोगों की तब से बनी हुई है। सारे रिकमेंडेशन के बाद, कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद कि एजुकेशन का जीडीपी का इतना % खर्च होना चाहिए, वो खर्च नहीं किया जाएगा तो न सिर्फ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को समझाने का एक टीचर के पास भी स्कोप नहीं होता, उसके सामने भी एक गिवन टास्क का इतना सिलेबस है, उसको इतने समय में एग्जाम्स के लिए तैयारी करानी है और नंबर्स प्रोड्यूस करना है। लेबोरेटरी वर्क जो हो रहा है और जो थ्योरेटिकल स्टडी है उनके बीच में कोई कोलैबोरेशन ही नहीं। हम मतलब मैंने तो जब 12th पास की है तो सारे जब भी जितने लेबोरेटरी वर्क होते थे उसमें पुराने शीट्स में टेप कर मैं आंसर लिख के आता था। मैंने आज तक कोई लेबोरेटरी में मुझे समझ में ही नहीं आता था क्या करना है, क्यों होता है वो कुछ नहीं समझ में आता था। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में लगता था कुछ वो चेंज होता था कि आग वाग लग जाती थी, तो थोड़ा लगता था कि ये फैसिनेट करता था। लेकिन फिज़िक्स में तो दी गई रीडिंग्स होती थी, उसको टेप के आते थे, वो लिख देते थे। लेकिन जो लेबोरेटरी है, एक्सपेरिमेंटल, उसी जो साथी कह रहे हैं, जो सर कह रहे हैं कि उसी थ्योरी को कैसे आप प्रैक्टिस में उतारते हैं, उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट दोनों ही कटे हुए हैं। और वो मुझे लगता है कि वो एक पूरे सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है, सिस्टमिक प्रॉब्लम है, उसको भी दुरुस्त करने पर काम करने का, वो उसी समस्या से जुड़ा हुआ है। यस्टरडे के प्रोग्राम से और आज से प्रोग्राम से एक नई नई योजना आ रही है ब्रेन में, जिसके पहले भी जब मैं अजीम प्रेमजी आने के लिए था तो कुछ नहीं आया था, उस नई योजना आई थी वो एक उस पेपर एक्शन करते गया। और आपने भी जो बताया अभी कि जब फॉरेन भी पहले वैसे था रेडिसेंस केस में, मीन्स अधीन था, वो भी धर्म को मानता था, लेकिन चेंजेस आया था, अचानक परिवर्तन आया और वहाँ पे पूरी आज परिवर्तन हो चुका है। 50 साल आगे है, जापान चाइना जो भी है। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि साइंस और सोशल साइंस कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, और परिवर्तन होना है तो साइंस का सोशल साइंस का कुछ कनेक्शन है आपस में। आज भी मुझे ऐसा लग रहा है, और कभी कभी कुछ ऐसा लगता है कि सच में जो परिवर्तन है यह एक लॉन्ग प्रोसेस है कि एक शॉर्ट प्रोसेस है। क्योंकि दरखाई ने बताया था कि शॉर्ट में होता तो कुछ ऐसी इनोमिक्स आती जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन हमने लॉकडाउन में देखा कि एक शॉर्ट प्रोसेस आई और उसमें चेंजेस हुए, परिवर्तन, और लोगों में वो हैबिट भी डेवलप हो चुकी है। तो जैसे ज्ञान, जैसे हिस्ट्री अपन इसलिए पढ़ते हैं कि हमको कुछ जो पुरानी सीख से हम नई सीख उसमें कर सके और अपने आप को परिवर्तन कर सकें। और जब भी ज्ञान का एक्शन में आता है जो अभी सिलेबस में भी है और पहले से, तो नई नई दिमाग में आइडिया आते हैं कि ये हो सकता है। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि कोई भी अगर तो परिवर्तन होता है, एक लॉन्ग प्रोसेस है कि स्लो प्रोसेस है। मतलब पहली चीज़, दरखाइन तो सोशियोलॉजी के जैसे स्कूल से आते हैं, वो हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग को बेसिकली काट छाट करते हैं। वो एक हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी बनने ना देने के लिए पूरा सोशियोलॉजी का स्कूल खड़ा किया गया, जिसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग कॉम्टे के दर्शन पर बेस्ड है, पॉजिटिविज्म। यानी कि जो सामने दिख रहा है, सिर्फ जो हाइजेनबर्ग ने जैसे कहा था, हाइजेनबर्ग कहते थे कि मैं ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जर्व हो रहा है उसको मानूंगा, इसका थ्योराइजेशन क्या है, उसका फिलोसफिकल अर्थ क्या है, मैं उस तक पहुँचूंगा नहीं। तो वो सिर्फ सिम्टम्स और जो सामने चीज़ें दिख रही हैं उसको वो मानते हैं, दरखाइम से लेकर ये जितने पूरे सोशियोलॉजी के जितने स्कूल्स हैं। दूसरी बात, परिवर्तन कई बार ऐसा होता है हिस्ट्री में, अगर देखें जो अभी हम लोगों ने ट्रेसेस भी किए, कि कई बार एक ऐसा समय होता है, एक बहुत लंबा समय होता है जब दशकों बीत जाते हैं और एक दिन की प्रोग्रेस होती है, और कई बार एक दिन ऐसा होता है जिसमें कई दशक बीत जाता है एक साथ। यानी कि एक लंबे दौर होते हैं जब स्लो चेंजेस होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं और बर्स्ट्स होते हैं। वही जैसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन की हम लोग बात कर रहे थे, या एक सितारा चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है और एक दिन वो मृत्यु से पहुंचने से पहले बड़े धमाके के साथ नष्ट हो जाता है, और नए सितारा बनना भी एक छलांग के साथ बनता है। तो चीज़ें, दोनों ही चीज़ें ग्रेजुअल डेवलपमेंट दिखाई देते रहते हैं, लेकिन एक सतह के नीचे एक तीखी टकराहट चल रही होती है जो आंखों के सामने ओझल होती है। और ये टकराहट ही है जो चीज़ों के अंदर, आंतरिक टकराहट ही है जो उसको धकेल कर एक आगे ले जाती है। जैसे पानी का भाप में तब्दील हो जाना, पानी और ऊष्मा का एक लंबा टकराहट होती है जो उसको 0 से 100 डिग्री तक पहुंचाती है, लेकिन तब तक उस टकराहट को आपको सामने भौतिक तौर पर वो दिखाई नहीं देती होते हुए, बस उसके अंदर
पानी के अंदर उसके अंदर होते हुए कुछ परिमाणात्मक चेंज के रूप में वो दिखता है, क्वांटिटेटिव चेंजेस के रूप में आप उसको टेम्परेचर में मेजर कर सकते हैं, लेकिन लीप लगता है जब वो भाप में तब्दील हो जाता है। वैसे ही सोसाइटी में होता है कि कई बार लगता है कि चीज़ें ऐसे है कि परिवर्तन नहीं हो रहा है, थमी हुई हैं, धीमी हैं, लेकिन उस समय भी कोई चीज़ हो रही होती है जो धीमे 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 करके एक बड़े परिवर्तन की ओर लेकर जा रही होती है, धकेल रही होती है। और एक सवाल है कि पहले टेक्नोलॉजी आई क्या साइंस है इस जगत में, और जैसे अपन पढ़ते भी साइंस का कि एटम के पीछे कई साइंस का एक है, तो ये शुरू कहाँ से और एंड कहाँ तक होता है? क्योंकि अभी अभी कुछ रिसर्च में जो पुराने साइंटिस्ट की थ्योरी भी फेल करती है, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी, जिसका अभी 2022 में उसकी एमसीएस को उसको फेल किया गया कि लाइट की स्पीड से भी कुछ एक पार्टिकल्स है जिसकी मतलब उससे जब कई गुना स्पीड में है। तो ऐसे ऐसे नए नए रिसर्च होते हैं, ये चीज़ें सवाल। मतलब पहले तो वो जो थ्योरी है वो बहुत लंबे समय से चल रही है, लेप्टॉन्स की थ्योरी, वो अभी तक प्रूवन नहीं है। वो क्लेम किया गया था, वो बार बार क्लेम होता है, बाद में पता चला कि वो एक एक्सपेरिमेंटल डेटा का एरर था। जो लेप्टॉन्स की थ्योरी है कि अचानक वो कुछ ऐसे पार्टिकल्स के बारे में बात की, लेप्टॉन से कोई ऐसे पार्टिकल्स के बारे में बोला जाता है जो स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ मूव करता है। हाँ, ये न्यूट्रॉन नहीं, कुछ और नाम होता है वो, लेकिन अभी तक वो सिद्ध नहीं हुई है, वो अभी तक प्रूवन नहीं हुई है। निश्चित ही नेचुरल साइंसेज में कई डेवलपमेंट होते हैं जो तेज़ी से चेंज होते हैं, और पुरानी थ्योरीज जैसे न्यूटन की थ्योरी पूरी चीज़ों को कवर ही नहीं करती ना, उसको उसमें अपने वक्त में जितने आपके सामने चीज़ें अवेलेबल हैं उसको आप समझ सकते हैं। विज्ञान का रास्ता वैसे ही होता है जैसे मैं आज खड़ा था, मैं तो पहली बार भोपाल शहर में आया हूँ, तो मैं बड़ा तालाब पे खड़ा था, मैं देख रहा था जहाँ पर आसमान और बड़ा तालाब मिल रहा है, वो एक क्षितिज है, और उस क्षितिज में जितनी दूरी मैं दिखता हूँ, जितनी दूरी तक मैं देख सकता हूँ, वो क्षितिज मुझे आखिरी बिंदु के तौर पर दिखाई देता है, लेकिन मैं जितना आगे बढ़ूंगा क्षितिज मुझसे उतना दूर जाता जाएगा। वैसे ही विज्ञान का रास्ता भी है, हमेशा ऐसे दिखता है कि ये वो अंत है, लेकिन उस अंत तक जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं वो आपके पार चला जाता है। हमेशा अननोन और अनसर्टेन का एक दायरा रहता है जो आपके आगे खड़ा रहता है हमेशा। जो आदमी सब कुछ जान ले वो कुछ नहीं जानता।